जैन। हाय बडी। जय हिंद, हाउ आर यू? ऑल गुड, कैसे हैं आप? बस बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। इस बार थोड़ा लुक चेंज हो गया है। लास्ट सेशन में आप थोड़ा सा परेशान थे। नहीं नहीं नहीं, अलग अलग लुक्स होते रहने चाहिए ना। थोड़ी स्पाइस रहनी चाहिए लाइफ में, एक जैसी नहीं होनी चाहिए। वो तो हमें पता है, आप पूरा उस चीज का पूरा ध्यान रख रहे हो। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इट मीन्स अ लॉट, यू एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन। थैंक यू सो मच। यार, इट्स माय नॉट जस्ट प्लेजर बट एन ऑनर टू इंटरेक्ट विद यू गाइस, और स्पेशली ऑन अ डे लाइक टुडे, जो कि हम हर किसी भारतीय के लिए एक बहुत ही ज्यादा खास दिन है। राइट राइट। और हम मतलब बस मेरी उम्मीद यही है कि हम इसको बहुत एक दिन के लिए हम याद करके बोल देते हैं, पर हिंदुस्तान की आज़ादी केवल हिंदुस्तान को सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन नहीं है, पर वो हर दिन है ना। हमको देश के लिए हर दिन सोचना है, और वो जब हम खुद अच्छे हैं तो ही हम अच्छा कर सकते हैं, तो कम से कम उस चीज़ का एफर्ट लगाना ज़रूरी है हमारे लिए। बिल्कुल। तो सर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबसे पहले। हाँ, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन हु इज लिसनिंग एंड टू ऑल द वॉचिंग इंडियंस। अस। परफेक्ट। सर, सब बातें करेंगे, बचपन कैसा रहा, आर्मी लाइफ कैसी रही, लेकिन सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है, वो फुल फीलिंग कैसी थी जिस दिन पता चला कि अब मैं पैरा ऑफिसर बन चुका हूं? हाउ वाज द फीलिंग सर? यार मतलब मैंने, हाँ, जिंदगी में कई सारी कुछ करने की चीजें करने की कोशिशें करी हैं, और बहुत अलग अलग काम ऐसे करने की कोशिश करें जो शायद बहुत कम ने करे होंगे, पर अभी तक मतलब वो जो फीलिंग थी या जो सेंस ऑफ अचीवमेंट था, या जिस दिन मेरा प्रोफेशन में सिलेक्शन हुआ था, आई थिंक नथिंग नथिंग कैन बीट दैट फीलिंग। और क्योंकि वो एक बचपन का सपना था, बाकी सपने तो धीरे धीरे जिंदगी में आए, है ना। जैसे जैसे आप बढ़े तो आपने और सपने देखे, कुछ और करने की सोची, पर वो एक ऐसा सपना था जो हमेशा से बचपन से मेरे साथ था, और वो रास्ता आसान भी नहीं था, क्योंकि मैं आईएमएस से कमीशन नहीं हुआ था, पर वो बात की कहानी है। पर हाँ, मतलब वो जो सिलेक्शन मेरी जिंदगी का रहा है, वो हमेशा से एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन और एक मेरे लिए बेंचमार्क रहा है जिंदगी में आगे अपने आप को एक्सपेंड करने का, रिस्क लेने का, या अपने आप में विश्वास करने का। तो उससे जरूरी कोई दिन या कोई चीज मेरी जिंदगी में आज तक नहीं है। तो मतलब आपकी लाइफ का अगर सबसे बड़ा माइलस्टोन पूछा जाए तो दैट डे व्हेन यू गॉट सिलेक्टेड फॉर इट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई शक की बात नहीं है। हालांकि अगर मैं कंपेयर करूं बाद में तो चीजें और भी कई हैं, पर वो जो चीज थी, वो मतलब एक जो बुनियाद होती है सफलता की और आत्मविश्वास की और रिस्क लेने की, और दुनिया की ना सुन के अपनी सुन के अपने सपनों को पूरा करने की, वो बुनियाद वो दिन था, या वो एक चीज थी जो मैं सक्सेसफुली कर पाया। तो सर पीओपी डे भी एक बहुत बड़ा दिन होता है, और ये एक ऑफिसर के लिए ये बहुत बड़ा दिन होता है, तो इसमें से अगर आपको बोला जाए कि कौन सा दिन आपके लिए सबसे ज्यादा स्पेशल था? यार पीओपी तो ऐसा है कि देखो, आप एकेडमी में घुस गए तो पास आउट तो हो गई, है ना, चाहे कैसे, मतलब अंडे अनलेस आपने बहुत ही फकअप मार दिया या कुछ कर दिया ऐसा कि है ज्यादा ही बड़ा कांड कर दिया, तो आपको एकेडमी से ऐसे लात लोग मार के होते हैं, भगा दिया जाएगा। ऐसे लोग होते बहुत हैं कम आपके होते हैं, साथ? बहुत कम हाँ। होते हैं, बहुत कम होते हैं, मतलब रेलीगेट हो जाओगे आप, आपने कोई डिसिप्लिन, ज्यादा डिसिप्लिन की कुछ ऐसी कार्रवाई करी या कुछ किया। पर विड्रॉ बहुत ही कम, अनलेस किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, है ना, वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, अदर देन दैट ज्यादातर लोग तो पास आउट हो जाते हैं। पर प्रोबेशन के साथ ऐसा नहीं है ना। एक तो प्रोबेशन राइट। बहुत मुश्किल से आप घुस पाते हो प्रोबेशन में, फिर 3 महीने हैं, मतलब यू आर ओनली गिविंग इन योर बेस्ट, बट यू रियली डू नॉट नो वेदर इट इज गुड इनफ फॉर द बटालियन दैट यू वांट टू ज्वाइन। सो डिसीजन इज नॉट ऑन यू टिल द वेरी लास्ट डे, यू डू नॉट नो कि भाई आप सिलेक्ट हो गए कि नहीं हो गए, और क्या है वो, ये आपकी जिंदगी की आगे की राह बना रहा है। पीओपी तो आप हो गए, पास आउट हो गए, वो तो 3 साल में 4 साल में आपने होना ही है, तो बल्कि पीओपी से बड़ी चीज सिलेक्शन है ना। क्योंकि उस समय अनसर्टेनिटी है कि यार आपको पता नहीं है साला सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो एक बार आप बिल्कुल। सिलेक्ट हो गए और चले गए, वो प्रोबेशन से दूसरे नंबर पर अगर कोई बड़ा दिन है तो जब मेरा एनडीए के लिए सिलेक्शन हो गया था, है ना, सर क्योंकि ऐसी चीजें है ना जो आपके हाथ में नहीं है, बिल्कुल। आप मेहनत कर वो सकते हो। तो मतलब आपका फर्स्ट प्रोबेशन क्लियर हो गया था, गए थे, और हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल। कैसा था सर वो पीरियड? फिर क्वेश्चंस पे आते हैं, जब इसकी बातें चल रही हैं तो प्लीज। यार प्रोबेशन का तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, तो मैं बस इतना कहूंगा कि मैं हमेशा से जिंदगी में मैं जो करना चाहता हूँ उसके लिए मैं बहुत तैयारी करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गए जो आपके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा अरमान है, क्योंकि मैं भी सीनियर बना, मैं भी प्रोबेशन अफसर बना कई अफसरों का, और अभी भी जो अफसर आ रहे हैं, तो व्हाट आई रियलाइज कि यार मतलब वो कई लोग मतलब पता नहीं क्या सोच कर आ गए थे कि कुछ फैसिनेशन था ड्रेस का, यूनिफॉर्म का फैसिनेशन था, या क्या सोच कर आए मेरे को समझ में नहीं आता। ये एक तो ये बहुत ही गलत अप्रोच है जो आंसर ये लोग देते हैं, मतलब कि ग्लैमर है फौज का ना, कि ड्रेस से फैसिनेटेड था, तो ये जो अट्रैक्शन है बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं।
जब आपको थोड़ा सा रगड़ा लगेगा ना तो ये सब चीजें 2 मिनट में बाहर साइड में हो जाती हैं। तो जब मैं प्रोबेशन करने गया था, और वो मैं 2001 में गया था प्रोबेशन करने, तब इंटरनेट कुछ नहीं होता था, फोन भी नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था। तो यू हैव टू रीड, यू हैव टू स्टडी हर कुछ, आपको जो भी टास्क मिल रहे थे, ऐसा नहीं आपने गूगल किया और आपको पता चल गया। तो क्योंकि मेरे को शुरू से इंटरेस्ट था, तो मैंने तो एनडीए जाने से पहले ही पूरा वर्ल्ड वॉर 2 खत्म कर रखा था, स्पेशल फोर्सेस के बारे में जितना अवेलेबल था सब पढ़ रखा था। तो जब मैं वहां पे पहुंचा था प्रोबेशन करने के लिए, तो एज फार एज स्पेशल फोर्सेज वाज कंसर्न, देयर वाज नथिंग दैट आई डिड नॉट नो। तो मतलब ये मेरे को लगता है कि आपको तैयारी पूरी करनी है, बाकी रगड़ा तो यार वो इंसेन होगा, उसके बारे में बता के भी कोई फर्क नहीं, मतलब आप जितना सोच रहे हो उससे ज्यादा ही होगा। तो पर आप क्या कर सकते हो कि आप अपने आप को तैयार कर सकते हो। और मेरी किस्मत ऐसी रही कि जब मतलब मैं गया प्रोबेशन के लिए यूनिट में, तो 1 महीने बाद ही यूनिट सीधे सुरनकोट चली गई, जो मतलब तब बहुत हॉट एरिया हुआ करता था। अभी तो 16 कोर में मिलिटेंसी पूरी खत्म है पुंछ राजौरी में और उधर सुरनकोट के इलाके में, पर उस समय वो हॉटेस्ट इलाका हुआ करता था। तो दैट वाज द बेस्ट काइंड ऑफ प्रोबेशन कि आप सीधे ऑपरेशन में चले गए और वहां बंदे भी आपको देख रहे हैं कि आप कैसे हो, आप अफसर भी देख रहे हैं आप कैसे हो। मतलब ये कहीं पीस स्टेशन में प्रोबेशन नहीं हो रहा था जहां लोग सोचें कि यार ये ऑपरेशन में कैसा करेगा, है ना, यही होता है ना अल्टीमेटली। तो आप ये देखना चाह रहे हो कि ऑपरेशन बंदा कैसा करेगा। साला अगर ऑपरेशन में प्रोबेशन हो रहा है तो कुछ छुपाने को ही नहीं है, कि आपके डर, आपकी स्ट्रेंथ, साला सब सामने है, सबके सामने है। सब तो सामने। ऊपर से लेके नीचे तक सब देख रहे हैं आपको कि ये जो नया अफसर आया है ये इसमें कुछ दम है कि नहीं है। तो दैट वाज अ गुड थिंग दैट आई स्ट्रेट अवे वेंट टू ऑपरेशंस। सर आपने बहुत जगह प्रोबेशन की बात की है, बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन अगर पूरे प्रोबेशन पीरियड में आपको लगा कि ये तो यार बिल्कुल मुश्किल था, ये शायद ही कोई कर पाएगा, वैसा कोई कुछ अचीवमेंट हुई, कुछ देखा, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया, कोई एक माइलस्टोन जो पूरे पीरियड में? यार ऐसा होता है कि प्रोबेशन आपको हर दिन चेक करता है, आप कितनी भी तैयारी कर लो, यू विल बी स्ट्रेच टू लिमिट्स। और क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है, मतलब वो आपको आखिरी तक चेक करना चाहते हैं कि क्या है कहानी। तो एक बार क्या हुआ था स्पीड मार्च के टाइम, जब 30 km हो रहा था स्पीड मार्च, तो एक दिन पहले मतलब मेरे को लूज मोशन हो गए थे बहुत ज्यादा, और कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, क्योंकि खाने वाने को मिलता था नहीं, साला जहां से जो मिला पेट भर लिया। तो ऐसे करके जस्ट एक दिन पहले, और जब स्पीड मार्चेस हो रहे हैं देन यू हैव टू बी एक्सट्रीमली फिट, क्योंकि आपकी पूरी जान निकल जाती है, क्योंकि टाइम लिमिट ऐसा नहीं कि आप लेजरली चल रहे हो, सारी चीजों की टाइम लिमिट है। तो मतलब जब 20 किलोमीटर करीब हो गए थे तो जान खत्म हो चुकी थी बिल्कुल, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ही ज्यादा था। और इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपको 10 लग गया, डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गए, इफ यू डोंट क्लियर इट यू आर ऑफ। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारे अंदर की एक इनर स्ट्रेंथ है जो कभी कभी आप भी रियलाइज नहीं करते, बट व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग देन इट कम्स टू फोर। और वो किसी भी वक्त हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप किसी प्रोबेशन कर रहे हो कुछ ऐसे। आप सिविलियन लाइफ में भी ऐसा होता है कि जब कई बार ऐसी सिचुएशनें आ जाती हैं जब डू और डाई टाइप है, या आपको कोई चीज पानी है, तो वो कहीं से वो स्ट्रेंथ आती है। तो हालांकि 30 किलोमीटर ऐसी कोई टफ चीज नहीं है, क्योंकि उसके पहले मैं पहले भी बहुत कर चुका था, कमांडो कोर्स में जाने से पहले कर चुका था, तो स्पीड मार्चेस का ऐसा कोई इशू नहीं था। पर वो चीजें टफ हो जाती हैं बिकॉज यू आर नॉट फिजिकली फिट। तो पर फिर 10 किलोमीटर जो मैंने खींचे उसके बाद सब कुछ, और आई वॉज डूइंग प्रोबेशन अलोन, मतलब मेरे साथ एक और अफसर थे, बस हम 2 ही लोग प्रोबेशन कर रहे थे। तो वो थोड़ा सा पीछे रह गया था और मैं आगे था, या आगे पीछे ऐसे हो रहे थे, हम बिल्कुल अकेले थे। अगर आप एक झुंड में भाग रहे हो तो बहुत आसानी होती है ना, तो एक दूसरे से स्ट्रेंथ मिलती है, आपको पुल कर रहे हैं लोग, जोश दिला रहे हैं। पर इफ यू आर एब्सोल्युटली अलोन इन द मिडिल ऑफ द नाइट, जंगल में अकेले आप भाग रहे हो, एक एडम की गाड़ी पता नहीं कहाँ है, उनको कोई लेना देना नहीं है, तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। अब लोगों को सुन के ये ऐसा कुछ खास नहीं लगेगा, और मैं ऐसी कोई बड़ी बड़ी कहानियां भी नहीं सुनाना चाहता, पर व्हेन यू रियली डू इट यू नो हाउ डिफिकल्ट इट इज। और ये स्ट्रेंथ जब अपने आप को खुद अकेले मोटिवेट करना है तो वो कितना मुश्किल है। और जैसे कि मैंने कहा प्रोबेशन में 1 महीने बाद ही वैली चला गया, तो मेरे 2 महीने, नॉट वैली बट सूरनकोट, वहां पे प्रोबेशन हुआ। तो वो ऑपरेशनल एरिया था, तो वहां तो वो बहुत अच्छा तरीका है प्रोबेशन करने का, एक्चुअली आइडियल वे टू डू अ प्रोबेशन इन फील्ड एरियाज। एग्जैक्टली, प्रैक्टिकल भी साथ में हो रहा है थ्योरी के साथ साथ। बिल्कुल चलो बिल्कुल, हाँ जी। उसमें कोई दिखावा नहीं है, उसमें कोई दिखावा नहीं है कि आप ऑप्शन में खड़े होकर बात कर रहे हो कि जी गोली चलेगी तो मैं ऐसे एक्ट करूंगा, मेरे को डर नहीं लगता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। वहां सब देख रहे हैं कि भैया किसी कितनी फट रही है, किसको कितना डर लग रहा है, किसकी ड्रिल्स कितनी अच्छी है ना, तो कौन कितना काम कर रहा है। वहां पे जाके फटती है भाई, मतलब गोलियां चलेंगी। ऐसा है कि जब आप ट्रेन हो जाते हो एक लेवल तक, तो जो आपके रिफ्लेक्सेस हैं वो कंट्रोल में रहते हैं बहुत ज्यादा, और खासकर व्हेन यू आर कमांडिंग। तो एक तो शुरू में जैसे आपके पास जब आपको आदत नहीं, आप दिवाली का धमाका भी होता है, एकदम से बंदा हिल जाता है ऐसे करके, है ना, एकदम से अकस्मात कभी धमाका हो गया तो, बट व्हेन यू आर देयर यू स्टॉप रिएक्टिंग एंड यू रिएक्ट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। यू डोंट रिएक्ट इन अ वे कि जो बंदा हिल गया यार, है ना, क्या हो गया एकदम से। तो उसमें आप जिटरी नहीं होते हो, जो कुछ भी हो रहा है यू कामली यू कैन रिएक्ट टू द सिचुएशन। और वो व्हेन यू आर इन फील्ड फॉर सम टाइम यू डेवलप दैट नेक।
परफेक्ट सर, ये तो स्टार्टिंग का इंट्रो था। अब मैं आता हूँ एक फॉर्मल क्वेश्चन लेके। सर, हाउ वाज द जर्नी फ्रॉम एस्पिरेंट टू एन ऑफिसर? कैसी रही जर्नी? कहाँ पे ये सपना देखा? उस सपने को पाने के लिए क्या क्या किया? सब कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को। यार ऐसा था कि मतलब मैंने कुछ और कभी सोचा नहीं जिंदगी में फौज ज्वाइन करने के अलावा। और मेरे पापा फौज में थे नहीं, तो हम तो सिविलियन बैकग्राउंड से हैं। बट अदर देन माई फादर एवरीबडी वॉज इन द आर्मी। मेरे दादा और नाना दोनों आजाद हिंद फौज में थे, अच्छा। मतलब ब्रिटिश आर्मी में थे। फिर जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई तो वो आजाद हिंद फौज का हिस्सा बने, क्योंकि वो लोग सिंगापुर में कैद थे। तो वो वाले जो फौज थी उसी से सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद बनाई थी, आजाद हिंद फौज। तो मेरे दादा और नाना दोनों फौजी थे। फिर मेरे चाचा फौज में थे। और तो मतलब वो मेरे बहुत बड़े सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे। तो जब भी वो एनडीए से वापस आया करते थे, तो हम तब बहुत छोटे हुआ करते थे, तो उनकी बातें सुनना या वो जो मैगजीन वगैरह एनडीए से लाया करते थे मैं पूरी पढ़ा करता था। एक एक कैडेट के बारे में पढ़ता था, उसमें सब कुछ। वो मेरे लिए सबसे अच्छी रीड हुआ करती थी, बहुत ही। मैं उससे आई यूज टू लुक फॉरवर्ड टू माई अंकल्स विजिट की वो कब आएंगे और वो सारी बातें होंगी। फिर माई एल्डर ब्रदर ही ऑल्सो जॉइन एनडीए, ही वाज अ फाइटर पायलट, नाउ ही हैज आल्सो क्विट एंड फ्लाइंग फॉर अ प्राइवेट एयरलाइन। और फिर जब मेरा नंबर आया तो मैंने तो कोई फॉर्म भी नहीं भरा था, मैंने केवल एनडीए का ही फॉर्म भरा था। तो मेरा तो कोई आइडिया भी नहीं था कि मैंने कुछ और पढ़ना है, कुछ करना है। आई वॉज वेरी वेरी क्लियर। बट एज लक वुड हैव इट, मेरा रिटर्न में ही नहीं हुआ, जबकि आई वॉज गुड एट स्टडीज। तो इट वॉज अ बिग शॉक फॉर मी कि रिटर्न में साला कैसे नहीं हुआ, क्योंकि एनडीए का रिटर्न इतना कोई मुश्किल नहीं है, 10 तक का सिलेबस आता है। आई डोंट नो व्हाट इज द थिंग नाउ, पर अब आने लगा होगा, पहले 10 तक ही आता था, अब शायद बदल गया होगा। पहले केवल 10, कोई डिफरेंशियल, इंटीग्रल, प्रोबेबिलिटी, ये परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन कुछ नहीं आता था। वो 10वीं तक जो है साला वही आएगा। एनडीए वाले बच्चे दुखी हो गए होंगे ये सुन के। यार कंपटीशन बढ़ गया तो क्या करे साला, पढ़ना पड़ेगा ज्यादा। बोले शिट, मिस्ड इट। यस। और मतलब फिर मेरा दूसरी बार में भी नहीं हुआ मेरे को यार। हाँ, दूसरी बार में भी रिटर्न नहीं हुआ मेरा। पर मैं एक साल पहले पढ़ रहा था, तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई वॉज शॉक्ड, यार ये मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ मतलब बेइज्जती तो चलो ठीक है, अब अपने तो लाइफ वो है ना यार, आगे कुछ सोचा ही नहीं लाइफ में कि क्या करेंगे। तो आई वॉज एब्सोल्युटली इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि यार अब मैं करूं क्या, मतलब 2 बार नहीं हुआ साला। तो अब जैसे होता है कि यार एवरीथिंग हैज अ टाइम इन दिस यूनिवर्स, की जब आपका टाइम होगा तभी चीजें होनी होती हैं। अब जिसके साथ हो जाता है वो तो डायलॉग मार लेता है, जिसका नहीं होता वो डायलॉग नहीं मारता। पर चलो मेरा हो गया तो मैं डायलॉग मार रहा हूँ। राइट। है ना। तो तीसरी बार मैंने बोला यार चलो ठीक है, मैंने ऐसे ही दे दिया और साला हो गया रिटर्न में। और जब रिटर्न में हो गया, हाँ मेरे को अभी भी याद है। वैसे मेरी मेमोरी बहुत वीक है, यू विल आस्क सम क्वेश्चन, क्योंकि 25-26 साल हो गए इस बात को, तो मेरे को याद नहीं होगा। पर ये मेरे को बात याद है, क्योंकि तब रिजल्ट आजकल की दुनिया जैसी आसान है ना कि ऑनलाइन रिजल्ट आ गया, ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। पहले एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज आया करती थी, एक अखबार आता था जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज होता था, उसमें जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके रिजल्ट छपा करते थे। तो वो एक ही जगह मिलता था। तो मैं साइकिल चला के गया वहां, जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, ऑफिस भी नहीं खुला था साला उनका। तो फिर वो मतलब फिर उसमें बड़े धड़कते हुए दिलों से रोल नंबर चेक करेगा, जैसे जैसे अपना रोल नंबर आ रहा था। एंड व्हेन आई सॉ माय नेम, मतलब रोल नंबर इन दैट, अगेन मतलब अ ग्रेट फीलिंग ऑफ ब्लिस। तो और वो जब मैं रिलेट इसलिए करता हूँ और ज्यादा इसलिए क्योंकि मेरे को ये जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस लगता है कि किसी चीज को जिसको आप बहुत शिद्दत से चाहते हो और बड़े पॉजिटिव तरीके से चाहते हो और बहुत ऑनेस्ट तरीके से चाहते हो, वो आपको ना मिले। इससे बड़ा गम और अफसोस मेरे को नहीं लगता कि जिंदगी में कुछ हो सकता है, क्योंकि मैंने वो फील किया। मैंने 1 साल फील किया कि साला कि अगर मेरा फौज में नहीं हुआ मैं जिंदगी में करूंगा क्या। और इसलिए नहीं कि मेरे को जनरल बनना था, इसलिए नहीं कि मेरे को साला एक नौकरी चाहिए थी, केवल इट वॉज जस्ट अ पैशन, नथिंग एल्स। And when you love something honestly, purely, truly, and when you don't get it for whatever reason, then it is one of the worst kind of. I don't, है ना, I don't wish anyone कि किसी को ऐसी चीज से होना पड़े। पर सामने आपको जो बैठा है वो वही फेस कर रहा है। हाँ, you told me about that, yeah. So that way I feel myself very lucky कि मतलब। और उसका बाद एसएसबी का मेरे को ऐसा कुछ वो नहीं था। Somehow I was very confident कि if I interact with someone या जो कुछ है। और उस टाइम पे ऐसे एसएसबी की कोचिंग नहीं होती थी जैसे आजकल दुनिया भर की कोचिंग। तब तो कुछ नहीं होता था। एक मेरे को याद है मिरांडा करके कोई कोचिंग हुआ करती थी चंडीगढ़ की, बड़ी फेमस हुआ करती थी। अच्छा। यार हम सारे भोपाल में रहते हैं, चंडीगढ़ कौन जाएगा कोचिंग करने के लिए। तो कोई कोचिंग नहीं, एक किसी अफसर का पता चला हमको कि ये कुछ बताता है एसएसबी के बारे में, कभी एसएस। तो हम गए अफसर से मिलने के लिए, यार कुछ तो पता चले कि यार कुछ बताता है, क्योंकि हम ब्लैंक, यार कुछ भी नहीं। आप अगर आप इंटरनेट हटा दो जिंदगी से, आपको कैसे पता चलेगा कि एसएसबी क्या है। अभी तो कई लोगों के इंटरव्यू में कई पुराने अफसरों ने छोड़ के अपनी कोचिंग शुरू कर दी है ना। तो हम गए उसके पास। अब वो अफसर अजीब सा था, थोड़ा सा भयंकर मोटा सा। सुबह के टाइम भी मतलब टिपिकल दारू वारू का ग्लास रखा हुआ था बगल में। तो हमने बोला ठीक है, कुछ तो पता चले। और ऊपर से उसने घर में साला पोल्ट्री फार्म खोल रखा था।
तो उसके ड्राइंग रूम में मुर्गी के बच्चे घूम रहे हैं यहाँ से वहां, मतलब थोड़ा सा सर्कस टाइप का था वो बंदा। तो साले जो पोल्ट्री फार्म गए होंगे, पता नहीं कितने लोग गए, मतलब जो अगर चले जाओगे तो चिकन खाना बंद कर दोगे, साले इतनी गंदी बदबू आती है ना। तो उसके घर से ना वैसी भयंकर बदबू सी आ रही थी, साला मुर्गियां घूम रही हैं यहाँ। हमने बोला यार कहाँ आ गए हम, साला क्या है ये। तो उसने कुछ ना उल्टी सीधी सी बातें बतानी शुरू करी, ऐसा वैसा ये वो। एक दिन गए, झेल लिया। मेरा एक और दोस्त था, मेरा क्लासमेट जिसका हुआ था, अगले दिन हम फिर पहुंच गए। यार कुछ तो बताएगा साला काम की चीज ना। साले ने कुछ नहीं, उसने तो उसकी ड्रिंक चालू थी, मुर्गियां दौड़ रही थी, चिकन आ गया साथ में, पता नहीं मुर्गी दौड़ते हुए किसी मुर्गे को काटा हुआ उसने साले ने। हम तो भाग गए वहां से 2 घंटे बाद। हमने बोला हमसे ना हो पाएगा यार यहाँ पे साला मुर्गियों के बीच में एसएसबी की कोचिंग लेनी। तो ये थी हमारी एसएसबी की कोचिंग। तो फिर उसके पहले देखो लाइफ के एक्सपीरियंस है। उसके पहले मैं ट्रेन में कभी नहीं बैठा था, क्योंकि यार 90 में कहाँ ट्रेन, भोपाल में थे, वहीं पले बड़े, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती थी। पापा के पास गाड़ी थी, कहीं जाना होता था थोड़ा बहुत गाड़ी उड़ी चले जाते थे। तो इलाहाबाद सेंटर था, तो 2 ट्रेनें बदल के, पहली बार साले ट्रेन में बैठे, 2 ट्रेनें बदल के इलाहाबाद पहुंचे। कुछ नहीं पता दीन दुनिया का। आजकल के बच्चे तो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ट्रेवल्ड हैं। खैर एनीवेज, एसएसबी मेरे को ज्यादा याद नहीं है, हालांकि मेरे उसमें इलाहाबाद साला तब बड़ा रिजेक्शन बोर्ड, शायद आज भी रिजेक्शन बोर्ड के नाम से जाना जाता होगा। मेरे पूरे बैच, मेरा वाला जो बैच था उसमें शायद केवल 50 में से 4 लोग सिलेक्ट हुए थे। तो हाँ, तो मतलब वो भी एक मेमोरेबल चीज है। तो ऐसे ये थी हमारी कहानी। ये तो ऑफिसर तक की होगी कहानी। उसके बाद फिर कब मन में आया कि पैरा ज्वाइन करना है? वो भी अगेन आई वाज वेरी क्लियर। ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे दिमाग में, मैंने किसी अफसर को देखा और मेरे दिमाग में ऐसे भाव आए कि मेरे को स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करनी चाहिए। मैंने तो 10वीं तक आते आते, एक ब्रिटिश लाइब्रेरी थी भोपाल में, तो वहां पे बहुत सारी वर्ल्ड वॉर 2 की किताबें और स्पेशल फोर्सेस के बारे में मैंने सब पढ़ रखा था कि स्पेशल फोर्सेस कैसे शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में स्पेशल एयर सर्विस जो डेविड स्टर्लिंग था उसने कैसे शुरू करी। वर्ल्ड वॉर 2 मेरे को एक एक चीज पता थी उस बात की, तो वो उसमें मेरे को कोई शक नहीं था कि मेरे को स्पेशल फोर्सेज में ही जाना है। पर स्पेशल फोर्सेज में जाना देखो वैकेंसी पे डिपेंड करता है। मैंने अपने पहले वाले उसमें कहा था, वो बात रिपीट होगी। मेरे को एनडीए में कोई ऐसा, मेरी सोच थोड़ी अच्छा करने के लिए ना अलग है। एक चीज होती है गोइंग हाई इन लाइफ और एक होता है गोइंग हाई इन प्रोफेशन। दीज आर 2 वेरी डिफरेंट थिंग्स। गोइंग हाई इन प्रोफेशन तो आप बहुत मेहनत करो, मतलब उसके लिए आपको सीनियरों को भी खुश रखना पड़ेगा, कोर्सेज में अच्छा करो, ये वो करो, तो यू विल बिकम अ जनरल। बट गोइंग हाई इन लाइफ इज अ वेरी डिफरेंट थिंग एंड आई ऑलवेज वांटेड टू गो हाई इन लाइफ। तो एनडीए में मेरे को फालतू पढ़ाई लिखाई में अच्छे नंबर लाना, ठीक है, कुछ नंबर बनाना, इस टाइप में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं अपनी दबा के किताबें पढ़ा करता था, क्योंकि एनडीए की लाइब्रेरी बहुत रिच थी। जितना बेयर मिनिमम वो पास होने के लिए मैं उतना किया करता था, और फिजिकल वगैरह में कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तो अपने पीटी टेस्ट आराम से पास हो जाते थे। तो इसीलिए कोई कष्ट परेशानी नहीं थी। पर एक कष्ट परेशानी तब हुई जब मैं आईएम में गया। इन द सेंस कि पढ़ाई लिखाई यार तब भी हमने सोचा कर लेंगे यार, क्या ऐसा, वही एटीट्यूड, जितने बेयर मिनिमम है उतना करो। पर अब हम उतने अक्लमंद थे नहीं कि एवरीथिंग इज मेरिट बेस्ड, कि आईएमए की मेरिट तुम्हारी जिंदगी में थ्रू आउट रहेगी, और जो तुम्हारा चॉइस ऑफ आर्म है उसमें भी आईएमए की मेरिट बहुत मैटर करेगी। आईएमए का एक टर्म पास होने के बाद मुझे पता चला कि तब तो लेकिन वो शिट हो चुका था कि अब तो जस्ट टू बैट साला कुछ नहीं हो सकता। तो आईएमए में 5 ही वैकेंसी हुआ करती थी, क्योंकि तब 5 ही एसएफ थी, 1, 9, 10, 21 और 2 सब रेज हुई थी। और वो तो सुपर ब्लॉक, एक सुपर ब्लॉक होता, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड। पर मेरे को तो ये भी याद नहीं, मैं पता नहीं कौन से 3rd या 4th ब्लॉक में होगा, कहाँ था। तो मेरे को तब मिली नहीं थी स्पेशल फोर्स। बट आई वाज वेरी क्लियर कि क्योंकि यू कैन ऑप्ट स्पेशल फोर्स, यू कैन वॉलंटियर फॉर स्पेशल फोर्सेज एट एनी पॉइंट इन योर कैरियर। इट्स अ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटियर फौज है, तो आप कभी भी कर सकते हो। तो आई वाज वेरी क्लियर कि अभी नहीं मिली कोई बात नहीं, अपन बाद में आई विल डेफिनेटली ट्राई। तो आई वेंट टू इन्फेंट्री बटालियन, और ये भी एक लंबी कहानी है, अगर टाइम होगा तो मैं बाद में सुना दूंगा हाउ मैं। नहीं सर, वी हैव मच टाइम, आप प्लीज बताइए क्या हुआ। मैंने इन्फेंट्री बटालियन ज्वाइन कर ली, और वहां पे तब कारगिल चल रहा था। मैं तो कुछ लोग सोच रहे थे कारगिल में जाने का मौका मिलेगा, कुछ होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी बटालियन पंजाब में, पंजाब की बॉर्डर पे डिप्लॉय थी, मैं वहां चला गया। पर somehow that when they asked me in officers mess, yes you opted for this particular battalion, I said no, I opted for special forces। तो उनको ना कईयों को थोड़ा बुरा लग गया, यार हम क्या किसी से कम है, ये है वो है। तो वो भी मेरे को थोड़ी बचकाने सी बात लगती थी कि ठीक है, मतलब उन्होंने फिर some kind of frosty relationship developed that you did not want to join this battalion and you know you think you are too special, you are way above us, ये वो blah 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 बकवास बातें। और वहां से मैंने बोला कि सर आई वांट टू फिल अप माय वॉलंटियर फॉर्म, तो वो फॉर्म फिल ही नहीं करते थे। तो उसने बोला कोई चक्कर ही नहीं है। फिर मैं वहां से वाईओस चला गया। जब तो मैं वाईओस में, मेरे को एक अफसर मिले, मैंने उनको बताया कि सर आई वांट टू जॉइन स्पेशल फोर्सेस। तो उन्होंने बताया, चिट्ठी लिख दिया तू कर्नल ऑफ द रेजिमेंट को, और तो मैंने वहां से ऑप्ट कर दिया। वहां से मैंने चिट्ठी लिखी, उन्होंने अपनी यूनिट से फॉर्म मंगवाए, मैंने फॉर्म भरे और भेज दिया आर्मी हेडक्वार्टर, जो कर्नल ऑफ द रेजिमेंट थे पैराशूट रेजिमेंट के, उनको भेज दिया।
मैं वापस आया सोच के प्रोबेशन आएगा, साला मेरा प्रोबेशन ही ना है। और मेरे यूनिट में पंगे हर दिन बढ़े जा रहे थे, वही मेरे को यूनिट में नहीं रखते थे, कभी कहीं क्रॉस कंट्री कंपटीशन के लिए भेज दिया, कभी फायरिंग कंपटीशन के लिए भेज दिया, फिर मेरे को ना चाइना बॉर्डर पे भेज दिया। वो विंटर कट ऑफ पोस्ट थी, सर्दियों का मौसम था, 2-2 3-3 फीट बर्फ पड़ी थी। उसने बोला इसने बहुत नाक में दम करके रखा, साले को भेज दो वहां पे। और उस जमाने फोन वोन नहीं होता था कुछ, ठीक है, तो कि अभी आपने फोन कर लिया, पता चल गया जी क्या चल रहा है। वहां पे तो यार चिट्ठी 3 महीने में एक बार मिला करती थी, इतना टाइम लगता था चिट्ठी को पहुंचने में। फोन तो कभी 6-7 महीने में एक बार घर पे कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। फोन तो होते ही नहीं थे, लैंडलाइन वगैरह भी नहीं होती थी। तो मैं जिस पोस्ट पे पहुंचा वो विंटर कट ऑफ, सर्दियों में कुछ आना जाना नहीं होता था। उस पोस्ट पे 3-3 फीट बर्फ जमी हुई, और एक अब बंदे नीचे रहते थे, वो भी केवल 15 बंदे रहते थे, और मेरी पोस्ट 500 मीटर ऊपर एक पहाड़ी के ऊपर थी, और 3 फीट बर्फ, -10-15 डिग्री टेम्परेचर हो रखा था। मैं सोचूं यार जिंदगी अच्छी झंड हो रखी है यार, ये तो अपना जिंदगी का समय जाया हुआ जा रहा है, साला अपन टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। फिर मेरे को चिट्ठी मिली है मेरे कोर्समेट की, लकीली 1 आध महीने में मिल गई मेरे को चिट्ठी। वो रोड खुली तो ट्रक आया, वो फौज का 1 टन हुआ करता था, वो थोड़ा राशन पानी और चिट्ठी लेके। उसने लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन तेरा प्रोबेशन आ गया, मैंने तेरी चिट्ठी देखी थी। मेरे जो कोर्समेट प्रोबेशन में थे, हर यूनिट में चिट्ठी जाती है कि ये फलां फला अफसर प्रोबेशन के लिए आ रहा है। तो फिर उसने बोला ऑल द बेस्ट यार, आई होप यू मेक इट। ये मेरे को अप्रैल में मिली चिट्ठी। उसने मेरे कोर्समेट ने बताया कि यार तेरा प्रोबेशन आ गया। मैं इंतजार में बैठा हूँ, साला प्रोबेशन आया और ठीक है कर लेंगे। पर मैं तो वहाँ साला पोस्ट पे बैठा हुआ, वही क्या कहते हैं डिहाइड्रेटेड आलू खाए जा रहा हूँ, गोभी खाई जा रहा हूँ। आप ये भी नहीं था कि कुछ फिजिकल वो कर लूँ, क्योंकि बर्फ इतनी ज्यादा थी। फिर भी मैं अपना पिट्ठू कान के बर्फ चढ़ा करता था कि यार कुछ तो फिजिकल फिटनेस बनाए, एकदम से प्रोबेशन आ जाएगा वहाँ। ये थोड़ी मैं बोल सकता हूँ कि मैं तो यार बॉर्डर पे बैठा था, मैं तो भाग ही नहीं पा रहा हूँ। तो मेरा प्रोबेशन ही नहीं आ रहा था यार, थोड़ा कष्ट। तो वहां से मेरे को इन लोगों ने उठाया कि कहीं फायरिंग कॉम्पिटिशन होना था धारचूला में, नेपाल बॉर्डर पे, वहां भेज दिया। अब वहां चला तो मैं गया, पर मेरे दिमाग में था यार ये तो गड़बड़ है। मैं वहां से ना 24 घंटे लगते हैं दिल्ली पहुंचने। तो मैंने वहां से एक महिंद्रा पकड़ी, वो टैक्सी टाइप चलती पहाड़ों में, खटारा जीप, उसमें बैठा मैं 24 घंटे दिल्ली में पहुंचा। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक वो टेंट अकोमोडेशन हुआ करता था, वहां जाके कपड़े वपड़े बदले, शेविंग करी, और आर्मी हेडक्वार्टर एज अ लेफ्टिनेंट 2 साल की नौकरी, 1.5 साल की नौकरी थी मेरी, मैं वहां पहुंच गया। और साला मेरे को कुछ भी नहीं पता कि क्या सेना भवन, क्या साउथ ब्लॉक, कहाँ पे क्या होता है। तो मैं पहले गया सेना भवन, उसने बोला MS ब्रांच जाना, उसने बोला वो तो सर साउथ ब्लॉक में। वहाँ गया तो वहाँ पहुंचा सुबह के कुछ 10-11 बजे थे। तो उसने जो वहाँ बाहर बंदा बैठा था उसने रोक दिया, बोला कि सर कहाँ जाना है। तो वहां पे वो बाहर था बंदा, उसने बोला कि अभी तो आप MS ब्रांच में 2 बजे तक तो मिल नहीं सकते, उसके बाद ही मिल सकते हो। यार अब इतना साला टाइम किसने वेस्ट करना था। मैं तो स्मार्ट मार के घुस गया ऑफिस के अंदर। तो वहाँ पे एक अफसर थे, उनसे मिला, उसने बोला यार तू अंदर कैसे घुसा है। मैंने बोला सर इतना तो मैंने सीख लिया इंडिया आई में कि साला जहाँ अलाउड नहीं वहाँ पे कैसे घुसना है, वो तो पता है। तो फिर क्या कहते हैं, फिर उसको मैंने कहानी सुनाई कि सर ऐसा मेरे को आई जस्ट रिसीव इन्फॉर्मेशन कि मेरा ऐसा प्रोबेशन आया था, बट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी लेटर, और ना कोई सिग्नल आया यूनिट में। तो उसने फिर फाइलें खंगाली, उसने देखा है तेरा प्रोबेशन आ रखा है, तो वारी है। मैंने बोला सर किसी ने बताया नहीं मेरे को कि मेरा प्रोबेशन आया है। तो बोला ओके यू गो, योर सिग्नल विल कम। मैंने बोला नो सर, आई विल टेक माई सिग्नल बाय हैंड, आई विल नॉट ट्रस्ट योर डाक अगेन। तो बोला डायरेक्टर नहीं है अभी, यू विल हैव टू वेट, साइन तो उसने करने पड़ेंगे। तो मैंने बोला ठीक है सर, आई विल वेट। फिर मैं शाम तक बैठा रहा, उसने सिग्नल बनाया, निकाला, साइन किया, एंड देन आई टुक माई सिग्नल, वेंट बैक टू नेपाल बॉर्डर। 24 घंटे जीप और बस में बैठ के, देन आई केम बैक टू माई बटालियन एंड CO वाज देयर। वो लंच करके बाहर निकल रहे थे, बोला कि हाँ व्हाट आर यू डूइंग हियर। मैंने बोला सर माय प्रोबेशन हैज कम। बोला व्हाट, आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी सिग्नल। तो मैंने उसको सिग्नल दिया कि सर हियर इज द सिग्नल। तो यार मतलब ही वाज माइटी पिस्ड ऑफ। तो एंड ही सेड इफ यू डोंट मेक इट देन यू आर नॉट वेलकम बैक इन द बटालियन। तो और भी कई चीजें हुई थी, तो थोड़ा गाली गलौज टाइप। तो मैंने बोला सर डोंट वरी, आई विल नेवर कम बैक। तो ऐसे फिर मेरा प्रोबेशन आया। एक ये जरूरी नहीं है कि आप जो चाहो हो जाए, और जिस तरीके के प्रोसेस में हो जाए, पर यार आपको अपनी तरफ से साम दाम दंड भेद जो करना है उसको लगाना ही पड़ेगा। अगर ये आपकी जिंदगी का सपना है तो आप ये नहीं बोल सकते यार मेरे को तो चिट्ठी नहीं मिली, मेरे को किसी ने अप्लाई नहीं करने दिया, है ना, ये कोई एक्सक्यूजेज नहीं है। अब अगर ये कहानी NDA-IMA के सिलेक्शन के लिए दूसरी, क्योंकि उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, उसमें एक बोर्ड बैठा है जो आपको जज कर रहा है, SSB वगैरह ना, तो उसमें, पर ये तो यार चीजें ऐसी हैं कि आपको लगाना ही पड़ेगा, आपको अपना जोर लगाना पड़ेगा। आपको SF जाना है, एक प्रोसेस है, आप कर सकते हो। वो आपको ये रिग्रेट नहीं होनी चाहिए कि यार मैं ये कर लेता तो मेरा प्रोबेशन आ जाता और मैं कर लेता, नहीं, वो नहीं। तो वो होना जरूरी है यार। ऐसा है, देखो फौज जिसने भी ज्वाइन करी है, और मैं केवल स्पेशल फोर्सेस की बात नहीं कर रहा, जिसने भी इन्फेंट्री ज्वाइन करी है, उसने मेजॉरिटी ने एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन लिया है दैट दे वांट टू फाइट फॉर द कंट्री, है ना। कई लोग ऐसे हैं जो कैजुअलिटी हो जाते हैं, आई डोंट नो उनका मोटिवेशन क्या होता है कि उन्होंने आप कुछ और किया, उनको इन्फेंट्री मिल गई। पर जिसने भी इन्फेंट्री ऑप्ट करी है, जो भी RR में है, जो भी
खासकर स्पेशल फोर्सेज में आया है, वो तो ही सीकिंग दैट काइंड ऑफ अ लाइफ, है ना, वो करना चाहता है ये सारे काम। और अगर वो नहीं करना चाहते देन यू आर एट अ रॉन्ग प्लेस, सो यू हैव टू सीक कॉन्ट्रैक्ट एंड दोस कॉन्ट्रैक्ट्स आर द हाईलाइट ऑफ योर लाइफ। ऐसा नहीं कि मैंने 10 साल निकाल दिया और कुछ किया ही नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है, केवल वर्दी पहनने नहीं गया हूं मैं, है ना। और उसके लिए आप हमेशा अपने आप को एक अच्छा ऑफिसर, एक अच्छा सोल्जर हमेशा अपने आप को उस समय के लिए तैयार रखना चाहता है। उसी के लिए इतनी ड्रिल्स होती हैं, उसी के लिए इतनी ट्रेनिंग होती है, उसी के लिए सारी चीजें होती हैं। और वही आपका एड्रेनलिन है, वही आपका सोल पर्पज है, और कोई पर्पज नहीं है वहाँ। कोई फौज ऐसा भयंकर पैसा नहीं दे रही कि आप करोड़पति बन जाओगे वहां जाके। और मोर और लेस ऐसा नहीं है कि आप जब भी बाहर निकले हो, ये जो एटीट्यूड है कि मतलब ये पिक्चरों में दिखाते हैं इसलिए थोड़ा सा ग्लैमराइज हो गया। ऐसा नहीं होता है कि मैं आज बाहर निकला हूं तो ठोक के आऊंगा। यार आप 100 बार बाहर निकले हो, शायद 10 बार आपका कॉन्टैक्ट होगा, क्योंकि सामने वाला भी उतना ही तेज है जितने आप तेज हो, और उसके आपसे कहीं ज्यादा इन्फॉर्मेंट है। आप अपनी लोकेशन से बाहर निकलते हो, उसको पता चल जाता है कि आप लोकेशन से बाहर निकले हो। एक एक स्टेप पे उसको पता है कि आप क्या कर रहे हो, तो उसको डॉज करना, उन सारी चीजों को करना एक अपने आप में अलग टैक्ट है। कि आपको जाना ईस्ट में ऑपरेशन के लिए, आप निकले वेस्ट की डायरेक्शन में, फिर कहीं और घूमे, फिर लंबा चक्कर ला के जो 1 घंटे का रास्ता था वो आप 7 घंटे में कवर कर रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये वाला कि ये बोलने के लिए अच्छी बात है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली व्हेनेवर यू मूव आउट यू आर सीकिंग कॉन्टैक्ट, यू वांट टू गो, यू डोंट वांट टू गेट ड्रेंच्ड इन रेन। पूरे टाइम गीले हुए बैठे हो, ठंड में, बर्फ में, -डिग्री टेम्परेचर में बैठे हो, और 3 दिन यार बाहर बैठकर आ गए, तो ये तो कोई नहीं करना चाहता। पर ये करना पड़ता है, ऐसा ही होता है। आप बैठे रहते हो बहुत टाइम, बहुत फ्रस्ट्रेट होते हो, और तब जाके जब बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद इफ यू आर लकी यू विल हैव अ कॉन्टैक्ट। और यार ऐसा भी होता है कि कई बार वैली बहुत हॉट होती है ना, बहुत टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन हो गया, बहुत सारा कुछ हो गया, फिर आपके धड़ाधड़ कई बार ऐसा होता है कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट चल रहे हैं। जैसे अभी रिसेंट ईयर्स में वैली वॉज वेरी हॉट, काफी कॉन्टैक्ट हो रहे थे। तो या वी ऑल ऑफ अस ज्वाइन आर्मी वी ओनली विद ओनली वन पर्पस, टू सीक कॉन्टैक्ट, टू डू समथिंग फॉर आवर कंट्री। लोग बोलते हैं पेट्रियटिज्म बकवास, आजकल ये एक और फैशन हो गया है बोलने का, जो मेरे को कभी समझ नहीं आया कि पेट्रियटिज्म, नेशनलिज्म और पता नहीं क्या वो बात है। तो मेरे लिए तो कोई और पर्पस ना फौज ज्वाइन करने के लिए था, ना हार्डशिप झेलने के लिए, अदर देन पेट्रियटिज्म। मेरा और कोई मकसद नहीं था। मेरे लिए पैसा कमाना, जनरल बनना, फौज में, कोई मेरा कोई मकसद नहीं था। और इसीलिए जब वो मकसद मेरे को आगे कुछ दिखा नहीं हो पूरा होते, तो उसके बाद से मैंने जिंदगी में दूसरे काम करे। तो या so that is how it is. एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत हॉट क्वेश्चन था और सब लोग जानना चाहते हैं, और पर्सनली वट एवर आई एम टूडे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गाय, जिनकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है, एंड ही इज द लेजेंड मेजर मोहित शर्मा, अशोक चक्र। उनके लिए क्वेश्चन था कि मेजर मोहित शर्मा हैज बीन अ कांस्टेंट मोटिवेशन फॉर एवरीवन इन द डिफेंस कम्युनिटी एंड यू हैव बीन अ क्लोज फ्रेंड ऑफ हिम। एनी स्टोरी अबाउट हिम व्हिच यू विश टू टेल अस? सर हाँ, स्टोरीज तो बहुत सारी हैं। तो सर प्लीज सर उनके बारे में, मतलब ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज उनके बारे में बताएं। हाँ, स्टोरीज तो अब जैसे बहुत ग्लैमराइज भी हो गई हैं, बहुत सारी चीजें पता भी हैं, पर वो बंदा कैसा था, उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी, उसके बारे में बताता हूँ। क्योंकि वो जनरली शायद कम बातें बताते हैं, या ऑपरेशनल वो सारी चीजें बताते रहते हैं, या शायद ऐसी बातें हुई भी होंगी। एक तो उसमें वो बहुत ही ज्यादा गो गेटर बंदा था। उसमें ये नहीं था कि यार ये काम नहीं हो सकता, उसमें कभी कुछ नहीं था ऐसा कि मतलब उसको अगर कुछ लगा कि करना है तो वो मतलब करना है। उसमें कोई शक किसी तरीके का, चाहे वो फिजिकली कैपेबल हो या नहीं हो, या उसमें कैपेबिलिटी है या नहीं है, वो उसके दिमाग में शक नहीं आता था। मेरे दिमाग में होता है, मैं रिस्क सोच समझ के लेता हूँ, मैं ऐसे अंधे रिस्क नहीं लेता हूँ कि यार पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है। मैं थोड़ा प्लानिंग के साथ करता हूँ। इवन मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, प्लानिंग है बहुत सारी उसके पीछे। पर उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उसमें था, इनहेरेंट था। एक तो उसके इंस्टिंक्ट्स बहुत ज्यादा थे कि आप दो तरीके से ऑपरेट करते हैं। अच्छे ऑपरेटिव दो तरीके के होते हैं, एक बहुत इंस्टिंक्टिव होते हैं और एक बहुत प्रिपरेशन वाले होते हैं। तो वो एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन था, इंस्टिंक्ट और प्रिपरेशन का। उसमें नैक का बहुत ज्यादा ऑपरेट करने का, टेररिस्टों को ढूंढने का, खबर निकालने का। खबर निकालना सबसे बड़ा, पूरा गेम खबर का है, क्योंकि ड्रिल्स तो आप परफेक्ट कर लेते हो ना। एक बार टेररिस्ट घर के अंदर फंस गया तो फिर तो उसके बाद ड्रिल्स हैं, अनटिल अनलेस कोई ज्यादा कैजुअलिटी हो गई तो स्टैंडर्ड ड्रिल्स हैं, फौज की बड़ी सेट है। पर वो पता लगाना कि साला बंदा है कहाँ, वो सबसे बड़ा चैलेंज है, और उसमें वो बहुत आगे था। आ रही है सर, आ रही है। अच्छा, तो क्या कहते हैं, एनडीए के टाइम से एनडीआई में मेरा सबसे ज्यादा कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि हम अलग अलग स्क्वाड्रन में थे। हाँ, तो वो था भी बहुत बड़ा नौटंक। अब ये मतलब जो मिमिक्री की जो बात कर रहे हो ना, मतलब उससे बड़ा नौटंक हमारी पलटन में कोई था नहीं। और भयंकर गाने वाने का, अमिताभ बच्चन का सुपर फैन था वो। एंड ही वॉज अ लाइव सारी पार्टीज में।
और हमारा फौज में इन जनरल भी एनडीए के टाइम से ही ये प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया बहुत फेवरेट गाना है। जब भी पार्टी खूब चलती है, दारू पी रखी लोगों ने, उसके बाद ये गाना शुरू हुआ करता था और वो हमेशा से लीड सिंगर रहता था एंड ही न्यू हाउ टू, मतलब ये जस्ट स्टार्टेड प्लेइंग गिटार, पर उसको गिटार बजाना तो कम ही आता था पर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था, तो इसलिए कुछ भी बजाता रहता था। तो और वैसे भी इतने पार्टी का जब सीधा तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कैसा बज रहा है क्या, तो गाता भी बहुत अमेजिंग था। ही वॉज एब्सोल्युटली फुल ऑन, जो जिंदगी बोलते हैं ना कि जो बहुत ही जोश जरूरत से ज्यादा ही भरा हुआ था उसमें हर चीज में। तो इस तरीके से, और वो उसके ऑपरेशन में भी झलकता था। क्योंकि अभी तक जितना हम लोग को पता चला है उनके बारे में कि वो बहुत ज्यादा फनी थे, मतलब बहुत हंसी मजाक करते थे, बट आपने उन्हें देखा है ऑपरेशन में वो कैसे रहते थे, सेम या बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते थे, कैसे रहते थे सर ऑपरेशन के टाइम? यार एक्चुअली क्योंकि हम ऑलमोस्ट सेम सीनियोरिटी के हैं तो हम लोग अलग अलग टीम में थे, तो वो दूसरी टीम में टीम लीडर था और मैं दूसरी टीम में था। तो पर हम मिलाप बहुत फ्रीक्वेंटली करते थे और 2-3 हफ्ते में एक बार तो मिलते ही थे। तो एक्चुअली फौज में क्या होता है, वो सीनियोरिटी जूनियरिटी वाला हिसाब किताब रहता है ना, तो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर इस हिसाब से रहे कि वो सब ऐसा रहता है कि सेम कोर्स वाले जनरली एक टीम में नहीं रहते। तो वो दूसरी टीम में था, मैं दूसरी टीम में था, पर उसका अलग ही ऑपरेट करने का हिसाब किताब था। वो तो बिल्कुल ही कोवर्ट में फिरन पहन के बाहर निकला रहता था खबर वबर जुटाने के लिए पूरे टाइम। और उसके जो टीम लीडर थे उन्होंने भी उसको खुली छूट दे रखी थी, भाई तू कर अपने तरीके से काम, क्योंकि ही वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एंड टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें इंस्टिंक्ट थे, दूसरा उसने अपने आप को ट्रेन भी बहुत ज्यादा किया था। वो क्या कहते हैं, पूरे टाइम रेडियो सिग्नल रूम में बैठा रहता था उस टाइम, क्योंकि मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, तो रेडियो कम्युनिकेशन ओपन फ्रीक्वेंसी होती है कई बार, उसमें आप बहुत सारा टेररिस्ट कम्युनिकेशन सुन सकते हो। तो वो किस तरीके से बातें करते थे, क्या करते थे, तो और वो उसको चीजों को लिखा करता था, फिर उसकी प्रैक्टिस किया करता था। और हमें नहीं, किसी ने भी ऐसे इमेजिन नहीं किया था कि अ डे विल कम कि ही विल बी एबल टू इंटरेक्ट सो फ्लुएंटली विद दोस टेररिस्ट इन देयर ओन लैंग्वेज। पर वो उसकी अपनी मेहनत थी, उसका एक अलग ही जो एक्सीलेंस का जो पैमाना था वो बहुत ज्यादा था इस फील्ड में। एक्सीलेंस के पैमाने पे जो स्पेशल फोर्सेज में सारे हैं, और शायद अभी चीजें और भी आगे बढ़ गई, पर तब कोवर्ट शुरू नया मतलब हो ही रहा था शुरू। और कोवर्ट बहुत डाइसी है, अगर आपने केवल टेररिस्ट की तरह चलना सीख लिया, बॉडी लैंग्वेज सीख ली, वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि कई बार हमारे साथ लोकल चला करते तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो लोग आपकी तरह से कन्वर्स किया करते थे, आप पीछे रहते थे। और मेन काम कोवर्ट का वॉज टू गेन इन्फॉर्मेशन, नॉट टू सीक कॉन्टैक्ट। वो कॉन्टैक्ट हो जाए तो ठीक है, वो अलग बात है, पर दैट वाज नॉट द प्राइमरी एम। पर इसका तो बहुत ही ज्यादा वो हिसाब किताब था, और जो इसने सीखा, जो इसने इतना ट्रेन किया, जो अपनी प्रैक्टिस करी, बाद में तो जो उसका लास्ट टेन्योर था उसमें तो ही वाज अ मास्टर, नोबडी कुड बीट हिम, नोबडी कुड फाइंड आउट दैट ही इज अ फौजी एंड नॉट अ टेररिस्ट। ही वाज सो ऑथेंटिक। और ये उसने एक्चुअली एसएफ में आने से पहले से ही शुरू कर दिया था, जब वो आरआर में था अपने पहले टेन्योर से। तो ऐसा नहीं कि वो स्पेशल फोर्सेज में आया, उसने हमारी ड्रिल्स देखी, हमारी ट्रेनिंग देखी तो वो इंप्रेस हुआ, फिर ना, वो उसने पहले से शुरू कर दिया था। तो ये सर, तो मतलब आप दोनों को साथ में कोई ऑपरेशन करने का मौका नहीं मिला? ना, साथ में हमने ऑपरेट नहीं किया, पर एक ही टेन्योर में हम लोग साथ हमेशा रहे, पर अलग अलग टीमों में रहे। मैं अपनी टीम लीड कर रहा था, वो अपनी टीम लीड। और एज लक वुड हैव इट, हमारे एनकाउंटर बहुत एक साथ होते थे। जब हमारा सेकंड लास्ट टेन्योर जो वैली का था, जिस दिन मेरा कॉन्टैक्ट हुआ था, और हमें पता नहीं था, सेम ही दिन उसका कॉन्टैक्ट हुआ था। हमने 2 मिलिटेंट ठोके थे, उसने भी 2 मिलिटेंट ठोके थे। और वो जब सब कॉन्टैक्ट खत्म हो गया, उसके बाद पता चला कि तो ये बहुत बड़े जश्न की बात होती है यूनिट में पहला कॉन्टैक्ट होना ना, क्योंकि आप थोड़े टाइम के बाद गए हो। स्पेशली जैसे वन तरह डिप्लॉयमेंट पे जाती है, नदन कमान की जो 4 और 9 है स्पेशल फोर्सेस, वो तो परमानेंटली उनका चलता रहता है इधर उधर, हम लोग जाते हैं बाद में। तो जो पहला कॉन्टैक्ट होता है वो हमेशा से वो रहता है, क्योंकि आप थोड़े टाइम के बाद वैली में आ रहे हो, है ना, बंदों की ड्रिल्स सब, वो थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। तो इट्स ऑलवेज अ बिग दिस थिंग कि टू ओपन द अकाउंट ऑफ द बटालियन। और हमारा एक दिन ही कॉन्टैक्ट हुआ था, तो इट वॉज अ बिग थिंग। फिर हमने खूब पार्टी शार्टी उसके बाद एक साथ मिलके, ज्यादा दूर तो थे नहीं, 50-60 किलोमीटर का अंतर था, तो हम ड्राइव करके जाते रहते थे मिलने एक दूसरे से। और हाँ, तो इस तरीके से यार ये कहानी मैंने खैर पहले सुनाई थी। ये भी सपना था यार कि हिंदुस्तानी कहाँ, अपने रोजमर्रा की जिंदगी से फुर्सत नहीं यार, कमाने से फुर्सत नहीं है। यहाँ आप जॉब छोड़ो, साढ़े 10,000 लोग आपके पीछे खड़े हैं जॉब लेने के लिए, तो कहाँ से आप चाइना जाओ नौकरी छोड़ के। और एंड आई वाज अर्निंग प्रीटी वेल आफ्टर लीविंग फौज। तो खैर एनीवेज आई लेफ्ट माय जॉब एंड आई वेंट टू चाइना। और वो कहानी इसलिए थी क्योंकि ये भी सपना था। कई लोग ब्रूस ली की पिक्चरें देखते होंगे, जेट ली की पिक्चरें देखते होंगे, लगता है यार क्या जबरदस्त काम कर रहे हैं, और इच्छा भी उठती होगी दिल में कि यार हम भी सीखें, पर वो इच्छा ही रह जाती है। तो मेरे साथ ये कि यार मैं अपनी इच्छाओं को इच्छा नहीं रहने देना चाहता, जहां तक हो सके मैं उनको पूरा करना चाहता हूँ। तो वो जो अकेडमी थी वो इट वॉज एन इंटरनेशनल अकेडमी। वहां पे अब शाओलिन ओरिजिन, मतलब जो मंक्स थे वही आके ट्रेन किया करते थे। और शाओलिन इज जस्ट वन फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट। चाइना में बहुत सारे फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स हैं, विंग चुन है, बाजी है,
ताइची है, तो ऐसे करके काफी सारे हैं। तो अगेन मतलब जब मैंने उनको लिखा कि यार मेरे को चाइना आना है सीखने के लिए, तो उन्होंने बोला हाँ आ जाओ, जब भी आना है आ जाओ करके। तो इट वॉज अ ग्रेट रिस्क इन माई लाइफ, क्योंकि ये फौजी की क्वालिफिकेशन क्या है इन्फेंट्री या स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर की, यार हम सेकंड क्लास बीए पास हैं। अब सेकंड क्लास बीए की सिविल वर्ल्ड में हमारी जो औकात है, इट इज बिकॉज वी आर इन आर्मी, और वो घिसे पिटे काम हमको पकड़ाते रहते हैं, सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ईयर, वो सब मेरे में कोई इंटरेस्ट था नहीं उसमें। तो मेरे को इन्हीं चीज़ में तो जब मैं वहां पे गया तो इट वॉज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, एंड आई गॉट वॉट एवर आई वॉन्टेड टू लर्न। और मेरी हमेशा से जील रही है टू मेक माई सेल्फ बेटर इन एवरी पॉसिबल वे, और मार्शल आर्ट जाना भी इसी दिशा में एक कदम था। और मेरे को अब जैसे हम स्पेशल फोर्स में थे, एट दैट टाइम वी आर हेवीली ऑपरेशनली कमिटेड, तो जो अनआर्म्ड कॉम्बैट होती है ना, उस पर बहुत कम जोर था, मतलब इनफैक्ट था ही नहीं, क्योंकि आप कश्मीर में तो हमेशा यू आर विद योर वेपन, आप जहां जा रहे हो आप अपने उसके साथ जा रहे हो, वहां कोई अनआर्म्ड कॉम्बैट या इस टाइप का कोई सीन नहीं होता है। और क्योंकि आपके पास ट्रेनिंग का टाइम ही नहीं है कि आप वापस आओ और आप इन सारी चीजों में ट्रेन करो, क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। तो हमने बहुत बेसिक्स का कराटे वराटे पंचेस किक सीखे थे, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं, कि अगर कोई आ गया तो जैसे थोड़े बहुत पंचेस और किक्स कर लिए, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मैं उस चीज को बहुत एक्सप्लोर करना चाहता था, मोर सो कि इट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड वंस यू आर विदाउट अ वेपन, मेरे को हमेशा से लगता था यार लुच्चे लफंगों में हमसे ज्यादा ताकत नहीं होनी चाहिए। यार कल को तुम रोड पे निकले अपनी बीवी बच्चों के साथ या अपनी बहन के साथ, और साला कोई दारू पिया हुआ बंदा हरामी साला एक नंबर का, जिसको जिंदगी में कोई काम नहीं, चाकू निकाल के तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तुम बोलो यार शराफत से यार मेरा पर्स ले ले, ये ले ले, मेरे को छोड़ दे, मेरे घर वालों को छोड़ दे। तो मेरे को यार इस बात से बड़ी कोफ्त है, बहुत ज्यादा कोफ्त है। तो ये ईविल के सामने झुकना मुझे पसंद नहीं है। अब भले ये बड़ी फिलोसॉफिकल बातें लगती हैं, पर 15 लाख रुपए चाइना जाके खर्च करने का मेरा केवल यही मुद्दा था कि आई वांट टू बी स्ट्रांग, एंड दैट आई शुड नॉट बेंड डाउन बिफोर पीपल हु आर बैड फॉर सोसाइटी, या जो बिल्कुल मेरा केवल बुरा करना चाहते हैं। और सेकेंडली आई वॉज ऑल्सो क्वाइट एनामर्ड और फैसिनेटेड बाय द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। अब जैसे चाइनीज जो ऐसे करते हैं, आपने देखा होगा पिक्चरों में, ऐसे करते हैं ना जब भी किसी से मिलते हैं, तो इसका मतलब ये है, ये नमस्ते और पंच का कॉम्बिनेशन है, कि दैट आई गो बिफोर यू, आई रेस्पेक्ट यू, but I also pack my punch that if you act funny with me, you will also get a hit from me. और तो जैसे कि कुछ लोगों को पता होगा, ये मार्शल आर्ट एक इंडियन मंक ने शुरू किया था, बोधि धर्म ने। ये ऑफेंस के लिए नहीं था, ये केवल सेल्फ प्रिजर्वेशन और सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए था। तो एक अगर आप जब पंचिंग कर रहे हो या कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिजिकल पंच की लिमिट है कि आप कितनी तेज पंच मार सकते हो, बट व्हेन यू कंबाइन इट विद योर इनर स्ट्रेंथ, यू नो, एक जो ची होती है, यू कैन डायरेक्ट योर ची, इफ यू प्रैक्टिस यू कैन डायरेक्ट योर ची टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जैसे एक उंगली पे खड़े हो जाते हैं या ऐसे करते हैं, वो बिकॉज यू कैन डायरेक्ट योर एनर्जी। तो वो चीजों में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, और बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग थी यार। बर्फ गिरा करती थी सर्दियों में, -10 डिग्री टेम्परेचर, रात को 2-2 फीट बर्फ साफ करो, अनहीटेड रूम्स में रहो, और दुनिया भर से लोग आए हुए थे, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, जापान, अमेरिका के बहुत सारे थे, फ्रांस। तो जो माहौल था वो बहुत अमेजिंग था, एंड यू मीट सो मेनी पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, तो इट ओपन्स अप योर हराइजन। और चाइना के बारे में हमारी ऐसी, ये बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग टेंशन ऑन द बॉर्डर, बट चाइनीज लव इंडियन यार। और वो जब आप वहां जाओ तो आपको पता चलता है बहुत ज्यादा, क्योंकि हम इतने एंशिएंट सिविलाइजेशन है, चाइना इज एज ओल्ड सिविलाइजेशन एज इंडिया इज। और हमको अभी का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, उससे हमको चाइनीज के बारे में व्यू नहीं बनाने चाहिए। मेरे तो बहुत ही और इंडिया के नाम से तो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ बुद्धिज्म, जो इंडिया से गया चाइना में। हमारे एक्यूपंचर और एक्यूप्रेशर की क्लासेस होती थी, और वो हमको बताया करते थे कि इंडिया से आया है, मतलब दे वर सो हम्बल, उन्होंने कभी नहीं बोला ये चाइनीज है। तो इस तरीके से इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, आई लर्नड अ लॉट, एंड इट गेव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू डू थिंग्स, इट मेड मी एब्सोल्युटली सेल्फ रिलायंट। तो इसीलिए मुझे अकेले कहीं जाने में डर नहीं लगता, क्योंकि आई नो कि आई वोंट बी फेस्ड बाय एनीथिंग दैट एनी एडवर्सरी और एडवर्सिटी दैट आई फेस। परफेक्ट सर, एक क्वेश्चन है जो, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस पे आए थे कि ये क्वेश्चंस जाना चाहिए। इट्स टोटली अप टू यू इफ यू वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन, और जस्ट आगे बढ़ेंगे हम दूसरे क्वेश्चन के साथ। हम ये नहीं पूछ रहे आपसे कि क्या हुआ था, कौन था ऑपरेशन में, कुछ नहीं। क्वेश्चन ये है सर कि आपके कॉम्बैट एक्सपीरियंस में ऐसा कोई इंसिडेंट जहां लगा हो कि थिंग्स आर अगेंस्ट यू, और उस तरह के किस तरह का प्रेशर आपने डील किया था? यार देखो, एडवर्स सिचुएशंस तो आएंगी। कॉम्बैट एक बहुत ही एक फ्लूइड चीज है, आई वोंट गो इनटू स्पेसिफिक्स, पर कॉम्बैट एक बहुत फ्लूइड चीज है ना, कि आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। आपने सोचा टेररिस्ट सामने बैठा है, पर 2 टेररिस्ट बगल में भी बैठे थे, कहां से गोलियां चल रही क्या चल रही है आपको पता ही नहीं। तो द एंटायर एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग इज कि हाउ यू रिएक्ट टू इट, इट इज ऑल अबाउट सिचुएशनल अवेयरनेस, इट्स हाउ अबाउट यू रिएक्ट व्हेन यू आर अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस। आराम से खड़े होकर कहीं भी कोई बंदा फायरिंग कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है।
तो द होल, और मैं ऐसा नहीं बोलता कि हमेशा बंदा कॉन्फिडेंट रहता है और हमेशा बंदा सोचता है सब कुछ अंडर कंट्रोल है। फायर फाइट में देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स विच आर अंडर कंट्रोल, बट व्हाट टेक्स यू थ्रू इज नॉट जस्ट योर कमांड एंड कंट्रोल, बट ऑल्सो द ट्रेनिंग एंड सेल्फ कंट्रोल ऑफ ईच एंड एवरी मैन हु इज अंडर योर कमांड। तो इसीलिए बोलते हैं कि भैया पीस टाइम में जो जितना सख्त ट्रेनिंग करता है वो फील्ड टाइम में, मतलब जब ऑपरेशन है तो वो उतना सक्सेसफुल होता है। क्योंकि यार लड़ाई में आप हर किसी को नहीं डायरेक्ट कर रहे हो यार, आप तो खुद ही बिजी हो रखे हो बिल्कुल ही। तो जिसके पास जहां फायर आ रहा है वो बंदा अपने आप रिएक्ट कर रहा है, एंड देन दोज मैन हैव टू बी सो कॉम्पिटेंट दैट दे डोंट नीड योर डायरेक्शन टू हाउ टू रिएक्ट। तो आप सक्सेसफुल फील्ड में हो गया नहीं हो गया वो तो फील्ड में जाने से पहले ही निर्धारित हो जाता है ना, कि आपने कितनी मेहनत करी, आपने कितना अच्छा बंदों को ट्रेन किया है। Exactly. तो मैं इसकी नहीं बात सुनाता कि क्या होगा, कि मैं एक्सपेडिशन की बात सुनाता हूँ कि मैं 2-3 बार बिल्कुल ही कैसे मरते मरते बचा हूँ। चलो अब वो ऐसी हवाबाजी वाली बात है, मतलब मैं ऐसी बातें नहीं बोलना चाहता, मरते मरते बचाऊं टाइप बकवास है। तो क्या हुआ, एक बार हम ये कामेट के एक्सपेडिशन में गए थे, तो मैं आगे बिल्कुल, बाकी टीम पीछे थी क्योंकि मैं थोड़ा सीनियर था, तो टीम लीडर ने मेरे को आगे भेजा था रूट रेकी करने के लिए। मैं और मेरी रोक के 10 बंदे हम लोग आगे गए हुए थे, बाकी कैंप पीछे था। तो एडवांस बेस कैंप हमने खोला, फिर आगे का कैंप खोलना था, इंटरमीडिएट कैंप हमने खोला, फिर बेस कैंप, फिर एडवांस बेस कैंप। तो मैं रेकी करने अपने बंदों के साथ अकेले था। तो पहाड़ों में ऐसा होता है कि आपको जो काम करना है दोपहर से पहले करके वापस आ जाओ, क्योंकि पूरा वो ग्लेशिएटेड एरिया है, बर्फ बहुत तेज पड़ती है, तो जब धूप बहुत तेज पड़ती है तो बर्फ पिघलने लगती है और रॉक्स लूज हो जाते हैं, और फिर वो बहुत तेज गिरते हैं, आपको पता ही नहीं है कि क्या गिरेगा। और हम लोग एडवांस बेस कैंप की रेकी करने गए हुए थे, और बहुत ही वहां का टेरेन ऐसा है कि जब तक आप देखो नहीं, यू कैन नॉट इमेजिन कि डबल स्टोरी बिल्डिंग जितनी है उतने बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, उसके बीच में से रास्ता है, फिर कहीं से नाला आ रहा है बहुत फास्ट फ्लोइंग। तो हम लोग बहुत लेट हो गए, हमें पता ही नहीं था क्योंकि मैप्स भी नहीं था हमारे पास, हम बहुत आगे चले गए, हमको जगह मिली नहीं कैंप करने की, एंड वी हैड टू गेट बैक। और इट वाज अराउंड 4 o'clock, और हम जब आ रहे थे तो एक नाला ऐसा, बहुत सुबह तो स्ट्रीम थी छोटी सी, पर जब तक हम वापस आए इट हैड बिकम अ फकिंग नाला, बहुत ज्यादा तेज पानी बह रहा था, और क्रॉस करने की कोई जगह नहीं, क्योंकि हम एक पहाड़ी के साइड में ऐसे चल रहे थे, यहाँ से नाला आ रहा है, नीचे कहाँ जाएंगे हम, और हमको ना जंप मारना था ऐसे, वो स्ट्रीम जो बह रही थी, और यहाँ से अगर हमको जाना था तो यहाँ पे बहुत बड़ा, मतलब करीब 2 मीटर बाय 2 मीटर टाइप का एक रॉक था ऐसे, और वो ना हिल रहा था, हमको दिख रहा है ऐसे हल्का हल्का सा पानी के कारण। और अब पीछे बंदों ने बोला साहब ये पत्थर गिरेगा, अभी क्या करें अब, मतलब साला पत्थर गिरेगा तो रास्ता भी कोई नहीं जाने का। और मैंने बोला जाना तो पड़ेगा, तो जो बड़ा सा पत्थर था उसके नीचे एक छोटा सा पत्थर ऐसे निकला हुआ था, मैंने उसके ऊपर जंप मारी, क्योंकि एक बार में मैं दूसरी तरफ नहीं जा सकता था, जंप मारी, और मैं जैसे ही उस तरफ निकला वो पूरा जो इतना 2 मीटर बाय 2 मीटर का पत्थर था पूरा का पूरा ऐसे नीचे, मतलब शायद मेरे 1 इंच आई कुड फील द विंड, जो जब वो पत्थर नीचे गिरा, तो मतलब तब लगा था कि भाई आज तो ये जिंदगी का साला आखिरी दिन था, मतलब जो बोलते हैं ना कि बिल्कुल एनकाउंटर वाली बातें अलग है, पर ये तो साला आप जबरदस्ती पंगे लेने खुद ही गए थे ना वहां पे, यू गो देयर नॉट टू डाई, यू गो देयर फॉर एडवेंचर। बट लकीली बिकॉज दैट रॉक फेल तो थोड़ा सा रास्ता बन गया, बाकी की टीम वाले पीछे से निकल आए। और कई बार ये फैक्ट है जो कई लोग इसको वो करेंगे, कई बार आप जिंदगी में इतना, जिंदगी नहीं मतलब ऐसी जगहों में यू आर सो फिजिकली एग्जॉस्टेड, और खासकर हाई एल्टीट्यूड में 2-3 बार ऐसा हुआ कि खासकर जब 5,500-6 हजार मीटर के ऊपर आप जाना शुरू करते हो, समटाइम्स कुछ गड़बड़ हो गया, पेट में कुछ गड़बड़ हो गया, यू आर नॉट फीलिंग वेल एंड यू आर सो डैम एग्जॉस्टेड कि आपको लगता है मरने में ऐसी कोई बुराई नहीं है, मरना इससे बहुत अच्छा है साला, जो मेरी फक लग रही है इतनी बुरी तरीके से। और वो स्टेज आती है जिंदगी में कई बार कि आपको लगता है ठीक है, जो प्रवास है उसको जंप मार के क्रॉस करना है, और आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे, आप नीचे जाओगे, और ऐसा कोई गम भी नहीं होता खास कि यार गिर जाओगे तो क्या होगा, ऐसे लगता है निजात मिल जाएगी साली, जो हालत खराब हो रही है। पर हाँ, व्हेन यू कम आउट ऑफ इट देन इट इज अ विक्ट्री। और ये मौके आते हैं, और ये मौके तभी आएंगे व्हेन यू टेस्ट योरसेल्फ टू द लिमिट्स, इट ओनली मेक्स यू स्ट्रांग, एवरी टाइम इट मेक्स यू स्ट्रांग। गोली निकलना, वो आप चाहते हो कि गोली निकले, कहीं से गोली चले, ठीक है, तो क्योंकि आप उसी के लिए गए हो आगे, पर उसके बाद में ऑटोमेटिक ड्रिल्स टेक ओवर, कि हर बंदे को पता है कि गोली चली, आड़ लेनी है, पूछा कि भैया कहां से गोली चली, क्या चली, और उसके बाद जो इमीडिएट एक्शन होता है वो शुरू हो जाता है। गोली के आवाजों से धीरे धीरे आपको पता चलने लगता है कि यार कितनी दूर से चली है, क्या है कहानी, उस टाइप से ना, कि कहां से आई है। इट इज ऑल योर रिफ्लेक्सेस एंड योर रिएक्शन, और द मोर यू गेट इनटू इट द मोर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल यू हैव। आप पहली बार ऑपरेशन में गए, मैं नहीं बोलता पहली बार से भैया बंदा हर कोई कॉन्फिडेंट होता है कि आपने मरून बेरे लगा ली, वो गोली को मरून बेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी बेरे से, है ना, तो वो तो अगर हिट होनी है तो हिट होगी। पर एज यू ग्रो इन, जैसे मेरे सीनियर्स थे, द वे दे यूज्ड टू रिएक्ट व्हेन आई वाज अ यंगस्टर, इट वाज अ लेसन यार। मतलब कई अनसंग हीरोज हैं स्पेशल फोर्सेस के, और वो अनसंग रहेंगे, एंड दैट इज द वे दे प्रिफर, एंड दैट इज द वे आई ऑल्सो प्रिफर। और मैं जो बातें करता हूँ मैं इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ कि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि यार मैंने बहुत गजब का काम किया, इट इज
जस्ट अ प्लेटफॉर्म टू शेयर एक्सपीरियंसेस एंड टू मोटिवेट पीपल, नॉट टू शो दैट यार मैं कोई फन्ने खाऊं, मैंने कोई बहुत बड़े काम करे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे से बहुत बड़े बड़े काम बहुतों ने करे हैं और जो बिल्कुल आके बोलना नहीं चाहते, और बहुत मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, तो इसलिए मेरे को बोलने में भी थोड़ी हिचक होती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यार मेरे से आगे कितने लोग हैं। पर हाँ, मतलब जब गोलियां चलती हैं तो एज यू गेट अकस्टम टू इट यू स्टार्ट रिएक्टिंग, और वो बहुत सारे फेजेस आते हैं यार, क्योंकि इट्स अ लॉट ऑफ मेंटल थिंग दैट गोज ऑन, कई सारी सिचुएशनें रहती हैं। पर अगेन राइट राइट, वही चीजें सर यहाँ और पे। एक और मैं बात कहना चाहता हूँ कि सब लोगों को ना, आप लोगों को जो भी सुन रहे हैं जैसे भी है, डोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम सेइंग इज ट्रुथ फॉर मी, व्हाट समवन एल्स सेड इज ट्रुथ फॉर हिम। अगर आपको जुनून है, पैशन है, आपको कोई दूसरा बोले यार तू बेवकूफ है, स्पेशल फोर्स में मत जा यार, फक लगती रहती है जिंदगी भर, इन्फेंट्री मत जाइए, मत वो मत, तो फिर अगर आपने उसकी सुन के मान लिया और नहीं करा तो कोई मतलब नहीं आपकी जिंदगी का। आपको वो करना ही है जो आप करना चाहते हो। मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसलिए मत जाओ, मैं बोल रहा हूँ बहुत बुरा एक्सपीरियंस है इसलिए भी मत जाओ। आप इसलिए जाओ क्योंकि आपका जुनून है, वो जुनून पूरा करना बहुत जरूरी है। जुनून पूरा करो। हाँ जी, एग्जैक्टली सर, हम बहुत सारे बच्चे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर ने एनडीए भी गए थे, सर आईएमए भी गए थे, तो सर बॉल पार्टनर खोजने में मुसीबत हुई थी या आसानी से मिल गई थी? यार हम इतने टैलेंटेड थे कि हमने कोशिश ही नहीं करी बॉल पार्टनर ढूंढने की, कि हमें पता था हमें नहीं मिलेगी, ठीक है तो इतने टैलेंटेड। अरे यार ये अभी ना जमाना बहुत बदल गया, वो जमाना दूसरा हुआ करता था। अभी तो यार लड़कियां भी बड़ी आराम से बात कर लेती हैं, है ना, लड़कियों को कोई इनहिबिशन नहीं है बात करने में। और उस टाइम में ऐसा नहीं था यार, लड़की से बात करने में फटती थी साला की यार पढ़ना पड़ जाए साला वहां जाके, है ना, ये क्या बात करो उससे, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ करता था यार। ऑल ऑफ अ सडन आपकी एनडीए बॉल आ गई और आपको बॉल पार्टनर ढूंढना है, तो मतलब वो लड़कियों, हालांकि कुछ लड़कियों को पता रहता था बॉल है और एनडीए वाले अप्रोच करेंगे, पर यार कुछ ना अपनी कभी कोई एनडीए वनडीए में कुछ ऐसा गर्लफ्रेंड बनी ना कुछ साला, वो ना आईएमए में कोई हिसाब किताब था। अपन लोगों को यार अच्छा खाने को मिल जाए वही बहुत था, एनडीए बॉल में खाने पीने को बढ़िया से मिलता था। और अपने कोर्समेट भी बहुत थे डांस करने के लिए, साले लड़के जिस टाइप का गंद डालते हैं वो साला लड़की के साथ थोड़ी कर सकते तो है। जहां तुम 5 बंदे अपने कोर्समेट मिलकर डांस कर रहे हो, उससे ज्यादा मजेदार कोई चीज हो सकती है भाई। अपन ने तो इसलिए टाइम वेस्ट भी नहीं किया, पूरे साले सब कोर्समेटों ने मिलकर दबा के डांस किया, खूब मजे करे। जो लड़की के साथ डांस कर रहा था हम उनके ऊपर हंस रहे थे, साला बॉल रूम डांस तुम अच्छी तरह करो, हम अपने मजे कर रहे थे तो सर मोहित शर्मा सर की भी बॉल पार्टनर थी या वो भी सिंगल थे? यार एक्चुअली मोहित जूनियर था मेरे से, तो उसके जो एनडीए बॉल हुई तो वो मेरे से 6 महीने बाद हुई थी। बट बीइंग अ गाय ही मस्ट हैव हैड अ बॉल पार्टनर, नहीं तो उसने किसी और की बॉल पार्टनर को ले लिया हुआ डांस करने के लिए। परफेक्ट। ओके सर, अभी आप जिस मिशन पे हैं वो उस मिशन के बारे में पहले बताना चाहेंगे सर कि आप अभी क्या कर रहे हैं? हाँ यार, अभी आई एम ऑन एन एक्सपेडिशन टू साइकिल अक्रॉस एवरी कॉन्टिनेंट एंड क्लाइम हाईएस्ट पीक ऑन एवरी कॉन्टिनेंट। तो मतलब ये आज तक किसी ने किया नहीं है कि आप, जैसे मैंने अभी ऑस्ट्रेलिया खत्म किया था, कि आप सिडनी से एक किनारे से कॉन्टिनेंट के शुरू करो और दूसरे किनारे तक जाओ और बीच में जो हाईएस्ट पीक है उसको क्लाइम करो। तो अब लोगों ने दुनिया के चक्कर लगाए हैं, कॉन्टिनेंट साइकिल करे हैं, 7 सबमिट करी हैं, पर किसी ने ये कॉम्बिनेशन नहीं किया है कि और साथ में जो धरती के जो लोएस्ट लैंड मासेज हैं, जहाँ पे धरती खत्म हो रही है, जिसके बाद केवल अंटार्कटिका है, मैं वहां वो भी सारे टच कर रहा हूँ। जैसे न्यूजीलैंड में एनवर कारगिल है, उसके बाद अंटार्कटिका है केवल, साउथ अफ्रीका में केप अलगुलास है और उशुआया इन अर्जेंटीना। तो ये 3 चीजें जो मैं कर रहा हूँ। अभी मैं, अगर सब कुछ ठीक हुआ तो 2-3 महीने में मैं अफ्रीका चले जाऊंगा, तो वहां मैं इजिप्ट से लेकर साउथ अफ्रीका साइकिल करूंगा एंड देन ऑन द वे आई विल क्लाइम किलिमंजारो आल्सो। व्हाट अबाउट फैमिली, वो आपके साथ ही रहती हैं या फिर? नहीं यार, वो यहीं घर पे रहती है, वो अपने, वो पॉटर है, आर्टिस्ट है, वो अपनी पॉटरी में बिजी रहती है। और यार हर किसी के अपने पैशन है ना, ये साला मेरे को अच्छा लगता है, मेरी बीवी कहाँ तो उसको टेंट वेंट लगवाने की बात है जंगल में, यार परेशानी, साला रोज टेंट लगाओ, रोज खाना बनाओ, कभी सांप आ गए, कभी साला कुछ आ गया है, तो वो अलग जिंदगी है, बिल्कुल अलग जिंदगी है। इस लास्ट सेशन हमारा हुआ था, मेजर अविनाश सर हैं 11 पैरा एसएफ के सर, उनके साथ हुआ था, तो वो बता रहे थे कि सबको बलिदान बैच नहीं मिलता है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं सारे, जैसे 1 पैरा के अलग हैं, 11 पैरा के अलग हैं, 9 पैरा के अलग हैं। तो सर आपको बलिदान बैच मिला था? अगर मिला था तो कब मिला था और कैसे फीलिंग थी? यार वो तो आपका जनरली ऐसा होता है कि कांटेक्ट के बाद आपको बलिदान बैच मिलता है, जब भी आपका पहला कांटेक्ट हुआ है उसके बाद बलिदान बैच मिलता है। तो वो तो जब कांटेक्ट हो जाता है तो मिल जाता है। पर उससे इंटरेस्टिंग कैसे मेरे को मैरून बेरे मिली थी, वो मैरून बेरे जब मतलब आपका होता है तो वो बड़ा फंक्शन होता है यूनिट में, कि सारे अफसर में इसमें इकट्ठे हैं, है ना, सारे अफसर लेडीज आ रखे हैं, फिर एक बड़े कप में दारू भरी जाती है, उसमें होती है मैरून बेरे, आपको खत्म, मतलब अलग अलग अपने अपने ट्रेडिशन है, उसके बाद मैरून बेरे आपको पहनाई जाती है।
तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं तो सूरनकोट जा चुका था जब मेरा प्रोबेशन चल रहा था, और 3 महीने हो गए प्रोबेशन के पूरे। अब यार दिल में धुक धुक हो रही कि साला क्या प्रोबेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और हमें बड़ी आइसोलेटेड सी पोस्ट पे थे, एक रिज थी, उसके ऊपर एक टूटा सा कमरा बना हुआ था जो अफसर अकोमोडेशन था, और एक बैरक थी। वो एक्चुअली स्कूल था, स्कूल चल नहीं रहा था, तो जो टीचर के बैठने का कमरा था वो अफसर वहां रहते थे, जो क्लासरूम थी उसमें बंदे रहा करते थे। तो 3 महीने के बाद फिर मतलब बिल्कुल फील्ड एरिया, तो फाइनली पता चला कि थोड़ा बहुत तमाशे करते हैं, यार तेरा तो हुआ नहीं तो अपना रक्सक पैक का पकॉप हो जाए यहाँ से, यू आर फकिंग यूजलेस, ऐसे वैसे करके वो बाहर चलते यार। यू डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट, बट फाइनली हाँ कि जब सब रक्सक वक्सक पैक हो गया, निकलने लगे, तो पता चला कि नहीं आपका हो गया है सिलेक्शन। और वहाँ पे देर वॉज जस्ट वन अफसर, माई सीनियर, नो वन एल्स। बंदे इकट्ठे थे चारों, गंदे साढ़े साले ऑपरेशन से वापस आए हुए, और कोई कोई फ्लैशी चीज नहीं, कोई अफसर मैच नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई तामझाम नहीं, बिल्कुल ही एक रगेट सी जगह में घटिया सी कॉम्बैट टी शर्ट और वो पहन रखी थी, कॉम्बैट टी शर्ट और ट्राउजर, सारे बंदे इकट्ठे। पता नहीं कौन सी सबसे जो घटिया विस्की की बोतल होगी वो बोतल पकड़ा दी कि साले इस बोतल को खत्म कर। और मैरून मैंने कब लगाई मेरे सीनियर ने मेरे को पता नहीं चला, और 2 दिन के बाद उठा मैं, मेरे को जिंदगी के 2 दिन याद भी नहीं क्या क्या थे। तो मतलब वो मेरे को बिल्कुल आइडिया लगता है कि जैसा होना चाहिए, कोई तामझाम नहीं, कोई फ्लैशीनेस नहीं, कुछ नहीं, द वे आई वांटेड, बिल्कुल ही रगेड चीजों में अपने बंदों के बीच में। और उसके बाद वो निवार वाली खटिया जिसमें गद्दा भी नहीं था, उल्टी करते हुए पड़े हुए 2 दिन तक साले वहां पे। तो यार इट वाज रियली नाइस। ओके सर, अब मैं आता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रैपिड फायर राउंड जिसे कहते हैं, और पूरी ऑडियंस वेट करती रहती है कि क्या होगा, क्या बोलेंगे सर। तो पहला है सर, इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना है, तो जस्ट हैव टू आंसर। व्हाट इज द गो टू डेस्टिनेशन फॉर यू? व्हाट इज द गो टू डेस्टिनेशन? साइबेरिया। ओह ग्रेट। मैं वहां पे चला भी जाऊंगा। इफ गिवन अ चांस वुड यू अगेन ज्वाइन स्पेशल फोर्सेस? हाँ भाई, एनी डे, नो डाउट्स, कोई शक ही नहीं है इसमें। फॉर एनी स्पेसिफिक रीजन? एक ही रीजन है यार, एक ही रीजन है, पैशन एंड टू बी द बेस्ट, और कोई रीजन ही नहीं है, और कोई रीजन नहीं है, यही एक रीजन है। एंड दिस रीजन इज इनफ फॉर स्पेशल फोर्सेज एंड फॉर योर लाइफ, और कोई रीजन नहीं चाहिए जिंदगी में। परफेक्ट सर, वन विश इफ यू आर गिवन अ चांस टू फुलफिल इट? यार विश तो वैसे मैं अपनी सारी फुलफिल कर लेता हूँ, पर एक विश ऐसी है जो शायद विश ही रह जाएगी। इट इज गोइंग टू स्पेस, इवन इफ इट इज वन वे टिकट, कि आप एक बार ऊपर गए और वापस ही कभी ना हो गए, देन ऑल्सो आई विल गो। तो ये पूरी हो जाए तो गजब है, बाकी तो ठीक है। पैशन और डेडिकेशन, व्हाट वुड यू चूज? यार पैशन और डेडिकेशन, यार इसका ना, इट इज ऑलवेज पैशन, पर पैशन विदाउट डेडिकेशन हैज नो मीनिंग। इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग यू हैव टू बी डेडिकेटेड अबाउट इट, क्योंकि ऐसे पैशन बहुत आते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एलॉबरेट करूंगा, 2 मिनट है तो बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि यार ऐसा होता है, हम लोग ना जिंदगी में ये ना स्टील के पतीले की तरह होते हैं, झट गर्म और झट ठंडे। जरा सी बात सुनी यार, जोश तैश में आ गए, इंडिपेंडेंट दुनिया भर के गाने चला दिए हमने, और अगले दिन ही ना वो जोश वहीं ठंडा हो गया। तो जैसे स्टील के पतीले में रखो, 1 मिनट में गर्म और साला 1 मिनट में ठंडा हो जाता है, ऐसी हमारी जिंदगी है। और साला अगर हमको होना है ना, तो वो जो आग के अंगारे होते हैं ना धधकते हुए, साला वैसा होना चाहिए कि 8 घंटे बाद भी साली फूंक मारी ना, अंदर से जलता हुआ बंदा नजर आए। तो साली वो होती है जिंदगी की, एक बार जुनून आया आप में, तो साला 10 साल के बाद भी आपने कभी उस बंदे से पूछा तो वो उतने ही जुनून से भरा हुआ है। और उस पैशन के लिए फिर आपको डेडिकेशन चाहिए कि यार आप लगे हुए हो, है ना। तो ये हमारी जिंदगी में होना चाहिए। अगर ऐसे ही रहे हम कि यार एक दिन में गर्मी चढ़ गई, 2 दिन में उतर गई, तो फिर हम ऐसे ही घूमते रहेंगे हवा में पत्ते की तरह, कि आज कहीं की हवा हम उस तरफ उड़ गए, फिर कहीं की हवा तो दूसरी तरफ उड़ गए। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है जिंदगी में। परफेक्ट सर, परफेक्ट आंसर सर। सर विच वेपन वाज योर गो टू वेपन व्हेन इन कॉम्बैट? यार अभी के जब तक मैं एसएफ में था ना, और जब मैं छोड़ रहा था एसएफ, तभी टैगोर आई थी। उसके ये अभी जो फैंसी वेपन आ रखे हैं तब नहीं थी, और तब एक ही वेपन हुआ करता था, M58 VZ, वो चेकोस्लोवाकियन वेपन था। और अभी किसी से भी पुराने बंदे से पूछ लेना यार, मतलब उससे अच्छा कोई वेपन नहीं, AK से भी मच बेटर। तो एवरीवन स्वेयर्स बाय इट, या इट वाज द बेस्ट वेपन। सबसे ज्यादा जो आपने टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया था वो कौन से वेपन से, कौन सा, मतलब यही वाला था? यही वेपन यार, यही वेपन M58 VZ, फैंटास्टिक। डिस्टर्बिंग एलिमेंट जिसे कहते हैं, उसको खत्म करने के बाद हाउ द फीलिंग सर? यार देख, वो तो एम है ना, वो उससे बढ़ के खुशी क्या बोलूं, मतलब सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं, खुशी से भी बड़ी चीजें होती हैं। खुशी एक बहुत ही सतही चीज है। जिस चीज के लिए आपने जिंदगी दी है, जिस चीज के लिए आप जिंदगी देने को तैयार हो, जो काम आप करना चाहते हो उसमें आपको सक्सेस मिले, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। पर मैं इसके साथ ये भी कहना चाहता हूँ यार, फौज ना कोई एंड ऑल नहीं है अभी, क्योंकि शायद खत्म होने वाला है। तो ये मैं बात जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे मेरा एनडी में नहीं हुआ, और
आपका भी नहीं हुआ, पर यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट विच वेरी फ्यू पीपल कैन डू, है ना। या तो ये लोगों को नहीं समझना चाहिए कि पैशन केवल फौज में है, नहीं ऐसा नहीं है यार, पैशन हर कहीं है। देश के लिए काम आप केवल फौज में रह के नहीं कर रहे, इतनी गंद भरी पड़ी है यार हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, ब्यूरोक्रेसी में, जहां देखो वहां गंद है यार, और उसको साफ कौन करेगा साले, हम लोग नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। और फौज तो एक आइसोलेटेड सी चीज है, जो सोसाइटी में रह के संघर्ष कर रहे हैं चीजों को बदलने के लिए, मतलब हेड्स ऑफ टू देम, बिकॉज नाउ आई एम पार्ट ऑफ दैट एंड आई जनरली स्टे अवे फ्रॉम सोसाइटी यार, क्योंकि मैं इतनी गंद देख नहीं पाता हूँ, मतलब मेरे को बड़ी कोफ्त होती है ऐसा देख के चीजों को। तो यार जो लोग यहाँ पे रह के सिस्टम में रह के सिस्टम को बदलने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए काम कर रहे हैं, आई एम वेरी श्योर वो उनमें भी वही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा, वही होगा। हाँ आप जान नहीं दे रहे हो अलग बात है, या आपकी रिस्क उस लेवल तरीके की नहीं है जिस तरीके पे एक फौजी जाता है, पर नो वन शुड फील एनीथिंग लेस। ये हम में से हर किसी की जवाबदारी है यार, जितना अच्छा हम कर सकते हैं उतना अच्छा करना। नहीं हुआ फौज में कोई बात नहीं है यार, वो बहुत बड़ी डेस्टिनी है, बट इट शुड नॉट, अगर देश के लिए प्यार है तो इट शुड नॉट बी अ रीजन फॉर यू टू सिट बैक और यार अब तो अपन नौकरी करेंगे और मजे करेंगे। सही बात है, अगर प्यार है तो फिर प्यार है, अगर उस तरीके से तो दूसरे तरीके से उसको प्यार बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये नहीं हुआ तो जिंदगी बर्बाद हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये एकदम सही बात बोली सर आपने। सर फिर आपके ऑपरेशनल एरिया सिर्फ कश्मीर रहा है या कश्मीर के सिवा कुछ रहा है? तो अगर कोई और रहा है तो सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा रहा है? हाँ मैं कश्मीर में और आसाम में दोनों जगह रहा हूँ, पर हाँ कश्मीर नो डाउट। एक्चुअली जो जहाँ पे ज्यादा ऑपरेट करता है ना, जिन स्पेशल फोर्सेज ने नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट किया है, यू आस्क देम, वो नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट का फेर ऐसा है कि जो बोलते हैं कि ब्रह्मपुत्रा के एक बार उस तरफ चला गया वो वहीं अटक के रह जाता है कि ब्रह्मपुत्रा इतनी चौड़ी है कि उसको आने नहीं देती, तो वो उनका चक्कर ही नहीं छूटता, तो वो बोलते हैं कि यार तुम वही जिंदगी काटोगे। हाँ एग्जैक्टली। यार एट द एंड ऑफ द डे it is about operations, it is about your commitment and dedication, it is about your passion, it does not matter whether you are in Kashmir or North East। आप एक ही मुद्दे से जा रहे हो हर जगह और वही मुद्दा आपको हासिल करना है। सिचुएशन अगर अच्छी नहीं है तो आपको अडेप्ट होना है। आप नॉर्थ ईस्ट जाके ये नहीं बोल सकते कि मच्छर बहुत है, लीच बहुत है, पानी है ना। तो वो तो इट इज अबाउट योर प्रोफेशन, यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी एनीवेयर यू गो। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो हमारी एक इनिशिएटिव है, आपको पता है उसके बारे में, स्मार्ट टीएस वाली इनिशिएटिव, उसी का एक स्टूडेंट है, वो कहता है कि सर ये क्वेश्चन पूछिएगा कि जो बच्चा सिर्फ ऑफिसर के लिए नहीं चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मुझे पैरा एसएफई ज्वाइन करना है या गैरो कमांडो स्पेशल फोर्सेज ज्वाइन करना है, तो उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए जब से वो प्रिपेयर कर रहा है, उसको किस तरीके से अपने एग्जाम को और अपनी प्रिपरेशन को अप्रोच करना चाहिए? यार देखो स्पेशल फोर्सेज ज्वाइन करना एक बहुत बाद का मुकाम है ना। उसके पहले आपको कंपलसरी ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ेगी, है कि नहीं। अगर आप एनडीए में गया, पहले आपको 4 साल खत्म करने हैं, अगर आपकी मेरिट अच्छी थी तो आपको स्पेशल फोर्सेज मिलेगी, नहीं तो आप जैसे मैंने बाद में ऑप्ट करी। तो वो माइंडसेट तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आपने है वो माइंडसेट, इसमें और कुछ नहीं है। पर वो जो नेवर से डाई वाला एटीट्यूड है ना, वो है यार द ओनली थिंग, नेवर से डाई। मतलब आप अगर कुछ कर रहे हो, आप फेल हो सकते हो, पर आप फेल तब हो जब आप सब कुछ करके गिर गए हो। अगर आपने एक आउंस की भी एनर्जी बची है एंड यू हैव गिवन अप, देन यू आर नॉट डन जस्टिस एंड यू विल ऑलवेज रिग्रेट, यार मेरे में बचा था, मैं कर लेता। तो वो हो सकता है तब भी ना हो आपका। पर यार मेरे को हमेशा से ये लगता है कि जिंदगी में रिग्रेट नहीं होनी चाहिए। आप अपनी पूरी जान लगा दो आप में जो है करने के लिए, ये मलाल ना हो कि यार मैं फेल हुआ तो मैं अपने एफर्ट, अपने कमी के कारण फेल हुआ, वो मलाल नहीं होना चाहिए जिंदगी में। बाकी ठीक है यार, डेस्टिनी है, कई चीजें हम चाहते हैं वो हमारे साथ नहीं होती है, पर हमारे हाथ में जो 100% है वो हमारा एफर्ट है, और उसमें हमें कोई कभी कमी नहीं करनी चाहिए, वो हमेशा 110% होना चाहिए। Exactly. So next question is, what do you think gives an upper edge in the SF operations, weapons or the ability of operatives? यार इट इज ऑलवेज ऑपरेटिव। वेपन से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है एक लेवल पे, पर इट इज ऑलवेज द मैन, ऑलवेज बंदे का जोश और जुनून और उसकी सोच। वो उसको तुम साला एक डंडा दे दो वो बंदे को मार देगा यार, जोश और जुनून से अगर जो बंदा भरा होगा, है ना। इट इज ऑल योर पैशन, इट इज ऑल योर जो दिल में है, दैट इज व्हाट मैटर्स। Sir, what is the dominating feeling in the operations? Urge to be alive or urge to kill? यार अलाइव होना ऑफ कोर्स, मतलब ये किलिंग तो चल रही है, वो आपका काम है, वो आप मार रहे हो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और वो जो एड्रेनलिन रश है, वो जो टेंशन है, वो आपके बंदों को कभी गोली लग रही है, इट इज नॉट ऑल हंकी डोरी ऑलवेज, यार आप गए हमेशा मारकर आ गए। आपके बंदों को गोली लग रही है, बहुत आपके करीबी लोग इस दुनिया में नहीं है ना। कई लोग मतलब वो तो अनसंग हीरोज हैं यार, जिनके बारे में अभी भी अफसोस रहता है, तो और उनकी फैमिली आज तक सफर कर रही है, तो इट इज रियली नॉट वर्थ इट। बट देन इट इज नॉट योर चॉइस, यू कैन नॉट चूज वेदर टू बी अलाइव और डेड,
You just do your best and just hope for the best. यार I will come back safe and men will come back safe, and that is what really matters. It is conventional war में हाँ कोई वो नहीं है, उसमें तो जरा सी भी कोई सोच नहीं है, वो तो डू और डाई है. पर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन बहुत एक सोची समझी लड़ाई है, और ये बहुत ही लंबी लड़ाई है. ऐसा कन्वेंशनल वॉर की तरह 10 दिन में खत्म होने वाली नहीं है. पता कि जब सोल्जर इंजर हो जाते थे, जब उसको पता था कि यार वो चल नहीं पाएगा, तो ये पैक्ट पहले से होता था. खासकर ऐसी यूनिटों में, स्पेशल फोर्सेज यूनिटों में, दोज हू यूज्ड टू गो डीप बिहाइंड एनिमी लाइंस, वो पहले से पैक्ट था. सबको पता था कि दैट इफ आई गेट इंजर्ड यू विल शूट मी. तो दैट इज वेयर इट इज किल्ड मे बी बट नॉट कॉट. ठीक है, अगर बंदे ने नहीं मारा तो मेरे बंदे खुद मेरे को मारेंगे, क्योंकि जो ऑपरेशन है दैट टेक्स प्रायोरिटी ओवर माई लाइफ. और क्योंकि मैं इंजर हो गया तो आई एम एन इम्पेडिमेंट, क्योंकि उनको मेरे को फर्स्ट एड देनी पड़ेगी, उठा के ले जाना पड़ेगा, सेफ प्लेस में रखना पड़ेगा, वो अपना मिशन नहीं पूरा कर सकते. तो कई बार इस कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ लिख के जाया करते थे कि यार तुम मेरे को मारोगे, और ये बड़ा क्लियर हुआ करता था कि तुम अपने बंदे को मारोगे. और ये मतलब दिस इज द लेवल ऑफ जो जुनून होता है ना, कि यार किस हद तक बंदे जा सकते हैं अपने देश के लिए और अपने मिशन के लिए. जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है ना. बहुत कहां से गोली चली थी, किसी पत्थर से टकराई और घूम के आपको लग गई, यू डोंट नो. और पूरी ट्रेनिंग इस तरीके से होती है कि आप ऐसी कंटिजेंसी से कैसे होकर आओ. मतलब एक स्पेशल फोर्सेस का जो बंदा है, हर किसी की स्किल्स होती हैं, और हर कोई, मतलब ज्यादातर लोग मेडिकल में ट्रेन होते हैं कि यार स्प्लिंटर लग गया, शार्पनर लग गया, क्या हो गया, आप उसको कैसे लाइफ सेविंग मेडिकल एड दे सकते हो, सारी चीजें. तो वही आप लड़ाई में कितने सक्सेसफुल हो गए, लड़ाई में जाने से पहले पता चल चुका है कि ये यूनिट कितनी अच्छी है. राइट सर, अगले साल सुनने में आ रहा है, ऐसी न्यूज आई है कि इफ्तिकार भट्ट मूवी आ रही है, तो कितने एक्साइटेड हैं आप उस मूवी के लिए? यार ऑफ कोर्स वेरी एक्साइटेड. आई होप दे मेक इट वेल. ये ज्यादा जैसे बॉलीवुड टाइप की पिक्चरें बना देते हैं, ऐसी ना बनाए. मैंने शेरशाह अभी तक देखी नहीं है, वो शायद अच्छी बनाई होगी, पर बहुत ही कम ऐसी पिक्चरें हैं जो जिसके साथ बॉलीवुड ने जस्टिस किया है. और मोहित एक ऐसा सब्जेक्ट तो बहुत ही घटिया चीज है बोलने के लिए, मतलब एक ऐसा लेजेंड या पर्सनैलिटी है जिसका जस्टिस होना जरूरी है. और मोहित केवल मोहित नहीं है, वो उन सबको रिप्रेजेंट करता है. ये मूवी अगर अच्छी बनी तो उन सब लोगों को रिप्रेजेंट करेगी हु हैव लेड डाउन देयर लाइफ फॉर द कंट्री. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बॉलीवुड के मसाले को छोड़ के ये पिक्चर बहुत अच्छी बनाई जाए. और ये जो इतने जबरदस्त लोग हैं जिन्होंने, आई होप शेरशाह के साथ भी उन्होंने जस्टिस किया हो, क्योंकि ये अलग ही लेवल के लोग हैं. ठीक है, जिन्होंने सब कुछ क्लीशे टर्मिनोलॉजी है, पर उन्होंने कभी मलाल भी नहीं किया यार. जाने से पहले उनको पता था कि वो मरेंगे, तो भी वो मरे हैं जाके. तो ये जो बात है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है. तो आई होप कि पिक्चर अच्छी बनाए और उतनी लेजेंडरी पिक्चर हो जितना बड़ा लेजेंड मोहित था, और जो बाकी लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी है. ये हमेशा से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहा है और बहुत मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मेजर मोहित शर्मा का रोल बॉलीवुड में कौन कर सकता है, कौन सा हीरो कर सकता है, रियल हीरो. कौन सा रियल हीरो इस रियल हीरो को दर्शा सकता है टीवी पे? तो आपके हिसाब से वो कौन होगा सर? अरे यार ये ठीक है, वो साला अगर मैंने बोल भी दिया तो कौन सा मेरे सुन के उसको ले आएंगे. पर ये क्वेश्चन मैंने कभी ध्यान दिया नहीं. हाँ, क्या सोचा फिर? मैंने तो सोचा ही नहीं. मेरे माइंड में तो मेजर रुद्राशीष हैं, जो अभी रिटायर होके बॉलीवुड में आया. तो वैसे ही लोगों को जिन्होंने वो देखा एटमोस्फेयर, वैसे लोगों को आगे प्रमोट करो. तो दूसरा ऑप्शन मेरे हिसाब से रहेगा विक्की कौशल. विक्की कौशल सारे फौजी बन जाना है. विक्की कौशल ने कुछ नहीं छोड़ा. मानिक शॉ भी बन गया, वो उड़ी में भी वो स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव बन गया. वो बॉलीवुड वाले बोले यार दूसरों को भी चांस दे दो थोड़ा, ही अकेले ही. हाँ खैर, एनीवे हुसर डज द रोल. इट इज कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. बट आई ओनली होप कि मोर देन एक्टर, जो स्क्रिप्ट बनाई गई है और जो डायरेक्टर हैं, दे डू जस्टिस. एक्टर तो एक बहुत छोटी सी चीज है यार, मतलब बहुत बड़ी चीज है, और उसके पीछे, एक मूवी बनने के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं. आपका विजन क्या है, आप क्या दिखाना चाह रहे हो, आपको नॉर्मल बॉलीवुड मसाला बनानी है, और यू वांट टू मेक एन ऑथेंटिक. इंडिया में आज तक प्रहार ही मेरे को एक ऐसी पिक्चर लगती है, और टू सर्टेन एक्सटेंट लक्ष्य, जो मतलब उस चीज को, उस एसेंस को कैच कर पाई है. पता नहीं कितने लोगों ने प्रहार देखे, जिन्होंने नहीं देखी दे मस्ट वॉच नाना पाटेकर की पिक्चर. कितने हार्डकोर डिफेंस एस्पिरेंट्स सबने देखी होगी. हाँ. अब यहाँ पे लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अमित साध कर सकता है, विद्युत जामवाल कर सकता है. करेंगे हम लोग, एक पोल करवा देते हैं, बट उसका कोई फायदा है नहीं. हाँ. अपना ध्यान दूसरी चीजों में लगाओ यार, ये फालतू की चीजों में मत लगाओ ध्यान, कोई मतलब नहीं है. ओके सर, अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपके पास लेके आ रहा हूँ इस सेशन का, कि मुझे पता है आप 10 बजे तक सो जाते हैं, तो सॉरी. नहीं ठीक है, इसके लिए जागा हुआ, कोई परेशानी नहीं है. अच्छी चीजों के लिए जागता हूँ. तो सर लास्ट ये रहेगा कि जितने बच्चे हमें देख रहे हैं
उन सबके एग्जाम अप्रोच कर रहे हैं और हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि उनका एग्जाम क्लियर हो। लेकिन मोटिवेशन को सुनना और 1 घंटे के लिए मोटिवेट हो जाना और फिर वही लाइफ में जो आप थे वैसे ही हो, तो उसको किस तरीके से अप्रोच करें लाइफ को और अपनी प्रिपरेशन को कि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके? अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से प्लीज बताएं सर। यार देखो, जो मैं पहले बोल रहा था कि एक्सेलेंस इज अ हैबिट, इट इज नॉट वन ऑफ थिंग कि यार फ्लैश इन द पैन की एक बार किसी ने अच्छा कर दिया। और अगर हम अपनी जिंदगी के लिए सीरियस नहीं हैं तो मतलब हम किस चीज के लिए सीरियस होंगे जिंदगी में? और ये जो फेज है ना 12वीं के बाद का, और जो सीडीएस देने वाला फेज है, ये हर किसी की जिंदगी में, केवल सीडीएस नहीं बाकी भी जो एग्जाम दे रहे हैं, बहुत ज्यादा क्रूशियल फेज है। तो आपको जी जान लगा देनी है। ये साला मोबाइल, फालतू के लव अफेयर्स, मतलब अच्छा प्यार है तो कोई परेशानी नहीं है उसमें, पर और जो बाकी के डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है यार, इनमें अभी मत टाइम वेस्ट करो। बिल्कुल आपको लग के मेहनत करनी है, बिकॉज टाइम कब निकल जाएगा और यू विल ओनली बी लेफ्ट रिग्रेटिंग। और जो सपने हैं ना वो ऐसे नहीं देखने। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं क्या मैं? प्लीज ना सर। हाँ। तो यार क्या हुआ कि हम चाइना गए थे, तो मेरी बीवी को ना टैटू बनवाना था चाइनीज में। तो सर्दी का मौसम था, साला लेट हो गए। अब सर्दी के मौसम में साला टैटू वैटू बनवाओ ना तो बड़ा दर्द होता है। तो उसने बोला साले तू पहले बनवा, और अगर तूने दर्द टॉलरेट कर लिया तो मैं बनवाऊंगी। मैंने बोला यार ये साले सस्ते में निपटे ले, ऐसे कोई अपन को तो टैटू वैटू भी नहीं बनवाना था, तो टैटू बनवाना पड़ेगा साला वहां सर्दी में -15 डिग्री टेम्परेचर में। तो अब यार क्या टैटू बनवाओ, अपन को तो शौक भी नहीं टैटू। तो मैं जो मार्शल आर्ट्स की मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो मैं ऐसे ही पढ़ता रहता था। तो उसमें एक बहुत फेमस जापानीज मॉन्क है तकुआन सोहो, और जो मुशासी करके बहुत तगड़ा फाइटर था जापानीज, वो अकेले 30-40 बंदों को निपटा देता था। लेजेंड है मुशासी जापानीज उसमें। तो तकुआन सोहो उसका गुरु था। तो खैर एनीवे, जब इसकी डेथ हुई तकुआन सोहो की, तो वो पड़ा हुआ था, मरने वाला था, उसके शिष्य इकट्ठे हो गए, बुद्धिस्ट मंक था वो। तो उसके शिष्यों ने से पूछा कि भाई गुरुजी जाते जाते कुछ ज्ञान दीजिए हमको, कुछ तो बताइए। तो ही वॉज ऑलमोस्ट डाइंग और उसके पास स्ट्रेंथ नहीं थी। तो उसने एक लकड़ी उठाई और उसने बोला कि यार मेरा कोई प्रतिमा बनाने की जरूरत नहीं, मेरा कोई मंदिर बनाने की जरूरत नहीं, मेरे को खेत में और जंगल के किनारे ले जाना, मेरे को जला देना। नो वन शुड, ये जमीन मत बर्बाद करना मेरे ऊपर। और जब उससे ज्ञान पूछा तो उसने डंडी उठाई और उसने ना एक चाइनीज कैरेक्टर बनाया, जो उसने ड्रीम का चाइनीज कैरेक्टर बनाया। तो मतलब उसका ये था कि जिंदगी में सपनों से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आप सपने नहीं देख सकते और उनको पूरा करने की शक्ति नहीं रख सकते तो आपकी जिंदगी का कोई मायने नहीं है। और जो आप सपने देखोगे वो पूरे होंगे, सपने नहीं देखे तो पूरे नहीं होंगे। तो वो टैटू मैंने बनवाया था, दिखाता नहीं है पर ये रहा मेरा टैटू, ये चाइनीज कैरेक्टर है ड्रीम का। तो और उन्हीं सपनों के कारण मतलब मैंने आगे भी जो किए हैं बहुत सारी चीजें केवल उन्हीं को किया है। यार पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर कोई पैसा कमाने में लगा है। आपको जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, हसीन होनी चाहिए कि आपको जब आप व्हेन यू लुक बैक आपको लगे कि यस आई लिव्ड माय लाइफ। इट इज नॉट टू इम्प्रेस एनीवन एल्स, जस्ट टू इम्प्रेस योरसेल्फ। यार मैं जो कर सकता था मैंने किया। मेरे से कई काबिलियत से भरे लोग हैं, है ना, पर मेरी जो काबिलियत थी वो मैंने पूरी जी है जिंदगी। और अभी जो लोग लगे, अगर ये आप हसीन समय निकाल दोगे मेहनत करने का, कुछ करने का, यू विल ओनली रिग्रेट एंड यू विल फाइंड कि जो लोग आपसे कहीं नीचे थे, ठीक है, वो आपसे ऊपर निकल जाएंगे, क्योंकि जब वक्त था मेहनत करने का, काम करने का, आपने तब मेहनत नहीं करी। और जिंदगी में कुछ मेक और ब्रेक मोमेंट्स होते हैं। इफ यू मेक इट, लाइफ गोज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। इफ यू डोंट, देन यू कीप ऑन स्ट्रगलिंग एंड यू जस्ट कीप ऑन रिग्रेटिंग एंड इट इज द सैडेस्ट फीलिंग इन वंस लाइफ। तो लगे रहो भाई, मतलब हार तो माननी नहीं है, लगे रहना है। नहीं होगा कोई बात नहीं है, पर इसलिए नहीं होना चाहिए कारण कि यार आपने मेहनत कम करी, 1 घंटे कम पढ़ाई करी, वो नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली क्योंकि उसी चीज के लिए बहुत सारे लोग पागलों की तरह मेहनत कर रहे हैं। तो तुम अगर उस लेवल पे मेहनत नहीं करोगे तो वहां पहुंचना तुम्हारे लिए मुश्किल है। बिल्कुल सर, यहाँ पे अभी आपने अपनी चाइना में कुछ बातें की मैम के बारे में, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं एक्चुअली इग्नोर कर रहा हूँ कि सर आपकी लव स्टोरी तो बहुत अच्छी थी, आप हमें बोल रहे हो ब्रेकअप करने के लिए। क्या लव स्टोरी अच्छी थी? उसके आगे आपकी लव स्टोरी बहुत अच्छी थी और आप कह रहे हैं कि लव स्टोरी में मत पढ़ो। नहीं, इन द सेंस वही मैंने उसमें वो डिस्क्लेमर भी दिया था कि असली प्यार है तो लगे रहो, वो तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है असली प्यार। पर ये जो फ्लिंजेस होते हैं ना, लव में और लस्ट में अंतर है साला। लव इज ऑल राइट, लस्ट इज नॉट राइट। तो सर लास्ट, बस जिस प्लेटफॉर्म पे आप हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया ही है कि हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी वही सपने देख रहे हैं जो आपने पूरे किए हैं। तो हमें क्या सजेशंस रहेंगी और हमें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? यार एक तो सबसे बड़ी बात जो जितने लोग सुन रहे हैं मैं उनको यही बताना चाहता हूं कि जो मैंने पहले भी कही थी कि कई बार ऐसे होते हैं कि जिंदगी में आप जो सपने देखते हो वो पूरे नहीं होते।
and that is not the end of the world, and you are one of the brightest example of the same thing. And it is जैसे कि मेरे को भी वो फीलिंग हुई थी कि इससे बुरी कोई फीलिंग नहीं होती, बट यू बाउंस्ड बैक, एंड व्हाट यू आर डूइंग वो बहुत ही कम लोग, बहुत कम, इवन फौजी, मैं नहीं कर रहा हूँ यार जो काम तुम कर रहे हो, मतलब मैं भी नहीं। करना चाह, मैं सोच सकता हूँ ऐसी बात, पर मैं नहीं कर रहा हूँ। बहुत ही छोटे लेवल पे केवल अपने यूनिट वालों के लिए मैं जो कर सकता हूँ वो करता हूँ, बट व्हाट यू गाइस आर डूइंग इज फिनोमिनल यार। तो मेरे से ज्यादा तो मतलब यू शुड टेल योर स्टोरी, और समवन शुड टेल योर स्टोरी कि भैया ऐसी जिंदगियां हैं कि हमेशा में आगे बढ़ते रहना है, और वही अच्छा करने का मादा, यू हैव दैट ज़ील टू डू गुड, तो यू विल डू गुड यार, यू आर डूइंग गुड फैंटास्टिक थिंग्स which is changing lives of so many people, है ना। मैं तो आके यार ज्ञान करके चाह जा रहा हूँ, मैं ऐसा क्या है, बट बिकॉज ऑफ योर एफर्ट, है ना, कितने लोगों की जिंदगी में वाकई में बदलाव आ रहा है। बहुत और सर, वो है ना लक्ष्य में कि वो लड़के, मेरे लड़के अभी वहां हैं, तो मैं प्राउडली बता सकता हूँ। नहीं, बहुत 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 अमेजिंग है यार ये, और इसीलिए जिंदगी कभी खत्म नहीं होती यार। एक दरवाजा बंद होता है तो आपको दूसरे दरवाजे ढूंढने, ऐसा नहीं कि दूसरा दरवाजा खुलता है, ये सब बकवास बातें हैं। Right. तुमने भी ढूंढे होंगे दूसरे दरवाजे यार, कि अब मैं क्या करूं यार, ये तो खत्म हो गया, कि अब मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ। तो जिंदगी बहुत एक हसीन और बड़ी चीज है, और हमें इसीलिए हमेशा स्ट्राइव करते रहना है। और हम अपने जैसे हमने सोचा था, हो सकता है वैसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिले, पर हम नए रास्ते ढूंढेंगे अच्छा करने के और नई ऊंचाइयों को, मंजिलों को पे पहुंचने के लिए, है ना। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, और इससे अच्छी शाम नहीं हो सकती। पूरी आजादी को एकदम हमने अच्छे तरह से सेलिब्रेट किया, कल बर्थडे सेलिब्रेशन किया था हमने, तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। Thanks a lot guys, thanks a lot for inviting me and to have such a fantastic, interaction. Thanks a lot. थैंक यू सो मच सर। जय हिंद सर, टेक केयर।